स्टार्ट हो गया। राहुल जी स्टार्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। साथियों नमस्कार। हमारे जिले के प्राचार्य डाइट डीपीसी और हमारे जन शिक्षक बीआरसी बीएससी मुख्यतः हमारे शिक्षक साथी सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को लिंक और लेटर के माध्यम से सूचित किया गया है कि दक्षता उन्नयन पर आप लोगों का आज का उन्मुखीकरण कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोगों को विदित होगा कि वर्ष 18-19 में हमने इस प्रोग्राम का ट्रेनिंग का बृहद रूप से शुरुआत किया था, जिसमें लगभग 1,25,000 टीचरों ने ट्रेनिंग लिया था और राज्य स्तर पर डीआरजीज को ट्रेनिंग दिया गया था, फिर एमटीज का ट्रेनिंग हुआ था और डाइट में हमारी ये ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद हमने 19-20 में लगभग 1.5 लाख टीचरों का ट्रेनिंग हमारा हुआ था, सारे 1 to 8 के, और जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चों का जो समूह और उस प्रकार की जो गतिविधियां थी, अंकुर, तरुण और उमंग समूह जो हमारा बनाया जाना था, उसी कॉन्सेप्ट पे चूंकि कोविड के दौरान विभिन्न परिस्थितियों के कारण ये प्रोग्राम आगे नहीं चला और अब उसकी शुरुआत इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है, जिसका बृहद रूप से हमारे पाठ्यक्रम टीम के आदरणीय गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सक्सेना जी हैं, लोकेश जी हैं और डॉक्टर अशोक पारिक जी अभी बस आ रहे हैं, आ ही गए हैं। तो और कुणाल जी हमारे साथ टीम से हैं जो बृहद रूप से प्रस्तुतिकरण करेंगे इस कार्यक्रम के संबंध में। तो जैसा कि हमारे प्रमुख इस कार्यक्रम के प्रणेता आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक पारिक साहब उपस्थित हो गए हैं, वो इस प्रारंभ करेंगे। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि कुणाल जी के प्रस्तुतिकरण के बाद हमारे एएमडी साहब और डायरेक्टर साहब भी शिक्षकों को संदेश और मार्गदर्शन देंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पारिक साहब से कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रश्न। साथियों नमस्कार। आवाज आ रही है कुणाल? सबसे पहले तो आज का जो सेशन रखा है, क्योंकि कोविड के दौरान जो परिस्थितियां रही हैं और जिस तरह की स्थितियां हमारे साथ चली हैं, उनके अनुसार कुछ संवाद आपसे करना आवश्यक था। इसलिए आज ये 1-2 घंटे का सेशन आपके साथ किया है। दक्षता उन्नयन के संबंध में, क्योंकि शोध जो रिपोर्ट्स हैं वो हमको ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं बीते समय में कोविड काल के दौरान जब बच्चे विद्यालय नहीं आए या उनके साथ शिक्षकों का संवाद नहीं हो पाया, क्योंकि हर बच्चे से मिलना शायद कहीं संभव नहीं होगा, तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों ने कुछ ना कुछ खोया जरूर है। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि जिन बच्चों के माता पिता के ने संसाधनों का उपयोग किया होगा या मेंटर ने अच्छा काम किया होगा या शिक्षक ने मेंटर को जोड़ा होगा, वहां कहीं ना कहीं ये लॉस कम होगा, पर कहीं ना कहीं लॉस तो है। इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आयुक्त महोदय जुड़े हैं, संचालक इस कार्यक्रम में आदरणीय संचालक जी और परमिशन संचालक जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो आज हम बात करना चाह रहे थे कि इसको किस तरीके से देखें, इन परिस्थितियों में हम क्या करें, कैसे करें। और इसलिए हमने दक्षता उन्नयन पे एक ओरिएंटेशन रखा है, क्योंकि आप अभी नेस की तैयारी भी कर रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 12 नवंबर को होना है, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का वर्क है। और इसलिए हम समस्त सीएससी से अनुरोध ये करेंगे कि इस प्रशिक्षण को वो ध्यान से सुने, और जो शिक्षक इसमें यदि नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके साथ वो अपने संकुल स्तर पे इस प्रस्तुतिकरण के साथ ही आप भी संवाद स्थापित करेंगे। हाँ, तो पहली स्लाइड में आया, एक प्रभावशाली ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का संचालन हम कैसे करें। ये मैं सीधा संबोधित कर रहा हूं सीएससी को। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि 7 और 8 अक्टूबर को अपने अपने संकुल में कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षक
उन्नयन हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करेंगे। जो आज के प्रशिक्षण के सत्र जो हम आपको एक प्रारूप, एक मॉडल हम आपको बता रहे हैं, इसके अनुसार ही आप अपना इनपुट उसमें डालिए, परंतु जो मूल स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के आधार पर ही हमको इसको करना होगा। शिक्षक, क्योंकि 2 जन शिक्षक हैं हमारे हर जन शिक्षा केंद्र में, कहीं हो सकता है किसी जन शिक्षा केंद्र में एक ही जन शिक्षक हो, फिर भी वहां प्रभारी जन शिक्षक होगा। तो मेरा साथियों आपसे अनुरोध है कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यदि शिक्षकों की संख्या आपकी जन शिक्षा केंद्र में कितनी, उसके आधार पर आप शिक्षण सत्र की प्लानिंग करें। एक सत्र में हो सकता है तो बेहतर होगा, और यदि 2 अलग अलग सत्र में होता है तो अलग अलग करें, किंतु इस ओरिएंटेशन की प्रभावशीलता पर जरूर ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, और दोनों जन शिक्षक यदि मिलकर करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। पर इसके पहले दक्षता उन्नयन क्या है, क्यों है, क्या प्रक्रिया होगी, पूर्व में क्या थी, वर्तमान में क्या है, ये आप सभी को जानना आवश्यक है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी, टीचर हैंडबुक भी आप स्टडी करके देख सकते हैं, और वर्कबुक में भी कुछ केसेस की स्टडी कर लें, जिससे कि शिक्षकों से संवाद स्थापित करने में एक जो वातावरण बनाना चाहिए वो वातावरण बन जाएगा। ये जो प्रेजेंटेशन यहां से कर रहे हैं, ये हम आपको भी उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पे आप अपने यहां इसका उपयोग कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि जब ये संवाद आप स्थापित करें तो शिक्षकों के पास दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है वो होनी चाहिए, और टीचर हैंडबुक है तो वो भी होनी चाहिए। प्रशिक्षण सत्र कोशिश करिए कि दोनों तरफ संवाद हो, वन वे ना हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं, परंतु मैं आपको 2 तरफा संवाद की परिस्थितियां उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, आप उसमें कराने की कोशिश करिए। परंतु जब 2 तरफा संवाद होता है ना, तो वहां एक स्व अनुशासन की जरूरत होती है। और स्व अनुशासन कैसा, कि हर शिक्षक अपना मोबाइल का जो ऑडियो है, जब बोलें तभी उसको ऑन करें। ऐसा ना हो कि एक साथ सारे शिक्षक उसमें अपनी बात कहने की कोशिश करें, तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये व्यवस्था आपको बनानी होगी, और आप सब अनुभवी हैं, अभी तक काम करते आ रहे हैं, मुझे विश्वास है आप ये कर लेंगे। और कहीं दिक्कत आती है तो डाइट फैकल्टी हैं, एपीसी एकेडमिक हैं, बीएससीज हैं, इनसे भी आप संवाद करें, डीआरजीज हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। पर साथियों, ये दोनों जन शिक्षक को बैठ के अपनी योजना बनानी चाहिए। इस प्रेजेंटेशन का अध्ययन करें, अपनी योजना बनाएं, और फिर संवाद करें। और यहां आपका रोल एक मेंटर का होगा, एक सहयोगी का होगा, एक सुविधादाता का होगा, ना कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे साथी कभी कभी भूल जाते हैं कि हम जब स्कूल देखने जाते हैं तो हम इंस्पेक्शन में लग जाते हैं, जबकि हमें मेंटरिंग करना चाहिए। और मेंटरिंग हम तब करेंगे जब हम भी अध्ययन करके जाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जन शिक्षक साथी इस प्रेजेंटेशन का भलीभांति अध्ययन करे और फिर संवाद करे। आपको ही क्यों चुना? क्योंकि शिक्षक से सबसे ज्यादा करीब आप रहते हैं, आपका प्रतिदिन संवाद होता है, आपका एक समूह बना हुआ है, और इसलिए आप उसमें कर सकते हैं। कोशिश ये भी करें कि शिक्षकों को भी अवसर दें यदि उन्होंने कोई नवाचार किया है, क्योंकि केवल ये नहीं कि मैं आपको सुनाता रहूं। जब आप और हम सामने बैठ के बात करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि हम दोनों बात करें, संवाद की बात होती है। तो आपका यदि कुछ अच्छा है, आप इनपुट दे सकते हैं, तो उसको भी सुनिए। नेक्स्ट। अब इसके लिए आप कोशिश ये करिएगा कि या तो आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास संकुल में डेस्कटॉप हो, उसके माध्यम से कर सकते हैं।
मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने संकुल के किसी भी विद्यालय में जहां कंप्यूटर हो वहां से भी आप कर सकते हैं, और यदि वहां नहीं है तो आप ब्लॉक से समय ले लीजिए, ब्लॉक लेवल ऑफिस के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और सभी बीआरसीसी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंतर्गत आने वाले जितने जन शिक्षा केंद्र हैं, जैसे हर जन शिक्षा केंद्र में कंप्यूटर है, और अब अपने को कैपेबल बनना होगा कि हम किसी पे निर्भर ना रहें, और आप स्वयं प्रयास करिएगा, किसी की मार्गदर्शन ले लीजिएगा, पर किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, आप अपने स्तर पे करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट, अब संचालन कैसे करना है, क्योंकि कहीं जैसा मैंने आपको शुरू में कहा ना कि यदि हम 5 लोग बैठते हैं परिवार में, तो एक घर का मुखिया होता है, वो एक संचालन का काम करता है। वैसे ही संकुल है तो संकुल प्राचार्य संचालक हो सकते हैं, परंतु संकुल प्राचार्य नहीं तो वहां जन शिक्षक जो है वो एक संचालक की भूमिका में रहेंगे। और संचालक बनने के लिए अपने को समन्वय करना पड़ेगा। समन्वय करने के लिए हमें संवाद में इस तरीके से सत्र शुरू करना होगा कि हम सब मिलकर के सत्र के कुछ इन बिंदुओं का पालन करेंगे तो चर्चा अच्छी होगी। जैसे प्रश्न पूछकर संचालित करना है तो प्रश्न पूछ करके शुरू करिए। प्रतिभागियों को सीखने में मदद करना है तो यदि उनकी कोई शंका है कि सर ये कैसे करेंगे, और यदि प्रश्न पूछ लिया तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। और इसीलिए इसमें अध्ययन करके जाएंगे तो आप उनके प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, और बिना अध्ययन के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी नहीं कर सकता ये काम। प्रभावशाली संवाद संचालन के 3 पहलू होते हैं। पहले मीटिंग के नॉर्म्स बना ले, मानदंड बना ले, भाई सब अपने मोबाइल ऑफ रखेंगे, मतलब मोबाइल नहीं, ऑडियो ऑफ रखेंगे। जब आवश्यकता होती है या तो आप उसमें मैसेज डाल दीजिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, या अपना प्रश्न भेज दीजिए, या हैंड राइज कर दीजिए, और संचालक में एक व्यक्ति जो संवाद कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति ये ध्यान रखे कि किसने हैंड राइज किया है। ठीक है, एक तरीका ये होता है। और कोशिश करिएगा कि सभी प्रतिभागियों की भागीदारी हो, और अंत में आप जो संचालन कर रहे हैं, जो संचालक हैं, वो उसको कंसोलिडेट करें, मतलब उसको समेकित करें कि आज की चर्चा में हमने किन किन प्रमुख बिंदुओं पे बात की। नेक्स्ट, बैठक का एजेंडा और मापदंड हम पहले से तय करके पहले सर्कुलेट कर देंगे, भाई हम इतनी बजे इस बैठक पे बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, नैस का समय नहीं रखना है, मैंने कर लिया है, आपसे मैं चाहूंगा कि आप ना करें। जवाबदेही मास्टर ट्रेनर की होगी, और मास्टर ट्रेनर कौन है? सीएससी सर। तो जन शिक्षक सर जो है वो इस पूरे उसके लिए जवाबदार है कि किस तरीके से हमारा बैठक का एजेंडा जाए। मैंने नेस में देखा है कुछ जन शिक्षक बहुत अच्छे इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। वो नेस की सूचना भेजने के लिए लिखने में समय लगता है तो संवाद से के माध्यम से ही सूचना भेजते हैं, वो अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डाल देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। प्रशिक्षण सत्र का एजेंडा पीपीटी में राज्य द्वारा साझा किया जा रहा है। आपको लगता है कि आपकी कोई और आवश्यकता है तो आप अपनी स्लाइड ऐड कर लीजिए। वैसे हमारी कोशिश होगी कि हम प्रमुख बिंदु इसमें आप तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट, राज्य स्तर से दिए पीपीटी में चर्चा हेतु कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, कहीं कहीं आपको मिलेंगे, आगे मैं बताऊंगा। प्रश्न देने का आशय यह है कि एक संवाद हो जाए, एक चर्चा हो जाए, उस बात को हमें विशेष रूप से फोकस करना होगा। यदि संपूर्ण समूह से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए, मान लीजिए हमने पूछा क्यों भाई इसमें सबको आ गया समझ में, किसी के कोई क्वेरी तो नहीं है, और यदि किसी ने नहीं बताया तो हम कहेंगे अरे यार वो माध्यमिक विद्यालय से शर्मा जी, रमेश शर्मा जी या रामचरण जी, प्लीज आप बताएं कि इसमें आज अपनी क्या चर्चा हुई। इस तरीके से हम प्रति प्रश्न करके भी उसका फीडबैक ले सकते हैं। ये संवाद कौशल है और आपको आता है, आप बड़े अच्छे ढंग से करते हैं।
दूसरा है कि या तो हम नाम से बुला लें या किसी स्कूल के नाम से पूछ लें या फलाने विद्यालय के शिक्षक बता दें। इस तरीके से भी हम फीडबैक ले सकते हैं। सभी शिक्षकों को बोलने और सत्र में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं पूरे सत्र में कभी बात ही नहीं करेंगे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ऐसे लोगों से पूछो जो कभी बात नहीं करते। हो सकता है बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोलते बहुत ज्यादा पर ध्यान से नहीं सुनते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि समय सभी का समरूपी पार्टिसिपेशन हो। जो बोल रहा है वो यदि जानता है तो उसको भी अवसर दें, कुछ इनोवेशन किया है तो उसको अवसर दें, और जो इनएक्टिव लग रहा है उसको बीच बीच में प्रश्न पूछ करके उसको एक्टिवेट करके जोड़ें। सफल सत्र की समाप्ति के लिए हमें 2 काम करना है। एक तो समरी एंड रिकेप, इसके लिए 5 मिनट का समय दे दें। इसमें सीएससी चर्चा की गई बिंदुओं को संक्षेप में स्वयं बताएंगे कि आज हमने बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 7 इन 7 बिंदुओं पे चर्चा की है। उन बिंदुओं के नाम क्या है, उन बिंदुओं में हमारी अपेक्षा क्या है, ये ब्रीफ करना है। ऐसा नहीं कि फिर से हम एक्सप्लेन करने लग जाए। सभी प्रतिभागी सत्र में सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु शेयर कर एक मैसेज ये डाल दें कि अच्छा 3 प्रमुख बातें क्या समझी आपने, चलिए बताइए। तो इस तरीके से हम फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के लिए भी हम देंगे और इसकी जवाबदारी शिक्षक की होगी कि वो फीडबैक फॉर्म भरे, ये हम आपको शेयर करेंगे। नेक्स्ट, मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण सत्र संचालन की एक चेकलिस्ट भी हम दे रहे हैं। वैसे ये आप जानते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम कई कामों में लगे रहते हैं तो ओवरलुक हो जाता है, कहीं भी थोड़ा ध्यान चूका, तो उस कारण से एक चेकलिस्ट भी आपकी सुविधा के लिए हम दे रहे हैं कि सत्र के पहले दिए गए पीपीटी का अध्ययन करना है, संवाद संचालन करना, और पीपीटी पे अध्ययन करें ना तो दोनों सीएससी साथ बैठ के कर लें। हो सकता है एक किसी विषय में अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, मैं भी मेरे साथियों के साथ इसीलिए बैठा हूं। कहीं हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो सक्सेना जी से बात कहूंगा कि आप सहयोग करिए, कहीं जरूरत पड़ी तो गुप्ता जी से कहेंगे कि भाई आप सहयोग करिए, कहीं कुणाल जी से, कहीं डॉक्टर लोकेश खरे से। मतलब ये एक समेकित प्रयास होना चाहिए। एजेंडे के अनुसार सत्र का संचालन करें, एजेंडे से नहीं भटके। हमारा एजेंडा क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें और सभी शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करें, ये हम पूर्व में बात कर चुके हैं। और प्रशिक्षण सत्र के बाद क्या करना है कि हमें फीडबैक भी लेना है, हमें समेकन भी करना है और फीडबैक भी लेना, दोनों काम करना है। नेक्स्ट, दक्षता उन्नयन क्रियान्वयन हेतु उन्मुखीकरण। अब इसमें ये हमने चर्चा पहले भी हो चुकी है। इस सत्र में दक्षता उन्नयन के लिए क्या नया किया है? आप कहेंगे सर हमने पिछले साल भी किया था, उसके पहले भी किया था, और आपने किया है उसका प्रभाव क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा कि आपने जो काम किया उसके परिणाम भी मिले हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आने वाले समय में आपके परिणाम उससे बेहतर हो जाएं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 3 से 5 हेतु अकादमिक सत्र 21-22 की शिक्षण योजना 4 चरणों में विभाजित रहेगी। इसमें पहला तो चरण हो गया है 20 से 27 सितंबर का प्रयास दक्षता उन्नयन बेसलाइन। और बेसलाइन इसलिए लिया गया है कि हमारे जो बच्चे जब हमारे संपर्क में नहीं थे उनका कितना लॉस हो गया। कुछ के पास मोबाइल नहीं थे, कुछ किसी मजरे टोले में रहते थे, किसी का पूरा परिवार ही कहीं पलायन कर गया था। तो एक बार हम उसको जान लें यदि विद्यालय में आ गया है तो उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। बेसलाइन आपको लेने का तरीका है पता, टूल आपके पास है, एक एक बच्चे को बुलाएं और उससे बात करके देख लें। वो जहां तक आसानी से कर लेता है मतलब वो आता है, जहां नहीं आता है वो उसका स्तर डिसाइड हो जाता है, और ये पूरी ईमानदारी से करें। दूसरा था 28 सितंबर से 13 नवंबर सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण इसलिए कह रहे हैं
कि उन्होंने पहले जानते थे, उस कक्षा स्तर में है वो, जिसे आना चाहिए, परंतु नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ कमी है, इसलिए कमी है तो उसका उपचार करना चाहिए। फिर है 15 नवंबर से 15 जनवरी, इसकी सामग्री अभी आपके पास पहुंची नहीं है, ये मुद्रण हो रही है और मुद्रित होकर के आप तक पहुंच जाएगी। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर एंड में या नवंबर के पहले सप्ताह में सामग्री पहुंचेगी। N-1 ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम। N मतलब जिस कक्षा में बच्चा अभी अध्ययन कर रहा है उसको हमने N माना है। -1 मतलब पिछले साल जिस कक्षा में था। बात समझ में आ रही है? यही N-1 का आशय है कि मैं यदि पिछले साल कक्षा 5 में था और मेरी कक्षोन्नति कक्षा 6 में हो गई, पर मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा ना, और इसलिए मेरी जो कमी रह गई उसको मैं इस साल, जो कुछ शिक्षकों के प्रश्न आए थे बीच में, कि जो बच्चों के भी प्रश्न आए थे कि हम भूल रहे हैं, हमें ये नहीं आता है, हम इतना दिन हो गया स्कूल नहीं गए, तो बच्चों से हमने यही कहा था कि आप घबराएं नहीं, आपके शिक्षक और आपके सीएसी, बीएसी, बीआरसी, एपीसी, राज्य शिक्षा केंद्र सब ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो पिछले साल की न्यूनता रह गई है, जो पिछले साल आप नहीं सीख पाए, उसको हम फिर से अवसर दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जितना अच्छा दक्षता उन्नयन करेंगे तो मूलभूत दक्षताएं पुष्ट हो जाएंगी, जितना अच्छा N-1 करेंगे मतलब पिछली कक्षा की दक्षताएं पुष्ट हो जाएंगी, और इसके बाद आप जब उनको वर्तमान सत्र की कक्षा में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे समझ करके आगे अच्छा कर पाएंगे। और इसलिए इसमें एक चीज और रखी है, दक्षता उन्नयन को भूलना नहीं है। एक पीरियड यदि आपको लगता है कि यार ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको दक्षता उन्नयन अभी कुछ कमी रह गई है, गणित में ये गुणा तो कर लेते हैं, भाग नहीं कर पा रहे हैं, या ये शब्द और वाक्य तो पढ़ लेते हैं पर धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पढ़ लेते हैं पर पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक अवसर जरूर देना है, और वो है बूस्टर दक्षता उन्नयन का। और इसके बाद 16 जनवरी से 16 अप्रैल तक अभी सत्र में जिस कक्षा में है उस कक्षा के आधार पे हमको पढ़ाई करवानी है। उसका पाठ्यक्रम भी हमने कम किया। चलिए, बीच में कुछ तकनीकी खराबी के कारण शायद मेरी आवाज आप नहीं सुन पा रहे होंगे, या प्रेजेंटेशन में देखने में दिक्कत होगी। फिर से हम जुड़ गए हैं। तो मैं कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा था, तो 6 से 8 में भी वही 4 सत्रों में हम काम करेंगे। पहला सत्र 6 से 12 सितंबर का प्रयास वाला था, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से किया। कुछ बच्चों ने, शिक्षकों ने, गार्जियंस ने उस पुस्तिका की काफी तारीफ की है। आई थिंक कि यदि आपके बच्चों ने नहीं किया हो तो उसको करवाइएगा जरूर। जब भी बच्चे से बात करें, प्रयास से शुरू करें। बेसलाइन हो गया होगा। बेसलाइन के बाद सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण होगा।
13 सितंबर से 30 अक्टूबर ये चल रहा है। और इसके बाद नेस की तैयारी 2:30 से 5 बजे की। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक N-1, N-1 में वही बात रहेगी 6 से 8 के लिए। जो मैंने उदाहरण दिया था वो मिक्स ले लिया था कि पिछली बार में कक्षा 5 में था और अभी 6 में चला गया। तो इसी तरीके से यदि मैं अभी कक्षा 8 में हूं तो N-1 में कक्षा 7 की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, दक्षताएं हैं, उनको मुझे सीखना होगा। और 1 जनवरी से सत्रांत तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण कराना है। दक्षता उन्नयन N-1 बूस्टर पीरियड भी चलेगा। नेक्स्ट, अब आज के उन्मुखीकरण में हम दक्षता उन्नयन आधारित शिक्षण योजना पे चर्चा करें कि अब इसकी शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे। पहली चीज तो यह है कि 28 सितंबर से 13 नवंबर तक कक्षा 3 से 5 की बात यदि हम करें तो सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण होगा। पहली चीज बेसलाइन ले लीजिए, हर बच्चे का, हर शिक्षक ले ले और उसके आधार पे हमें काम करना है। सिमिलर चीज इनके लिए हमने 30 से 35 दिन का समय दिया था दक्षता उन्नयन के लिए, 3 से 5 और 6 से 8 के लिए। और हम दक्षता उन्नयन के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एक संतोषजनक सीखने के स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है क्रियान्वयन यदि हम करते हैं तो सभी विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के अपेक्षित स्तर तक लाना है, मतलब टीचिंग एट द राइट लेवल। स्तर हमारा वो हो जाए कि जहां बच्चा भाषा में पुस्तक को पढ़ने लगे, समझने लगे, गणित में अंक ज्ञान हो जाए, संख्या ज्ञान हो जाए और गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, ये सीख जाए। तब तो वो आगे की कोई भी चीज सीख सकता है और इसी स्तर पे हमें लाना है। नेक्स्ट, अब ये मैंने जो आपसे कहा था ना, पिछले सालों में आपने काफी अच्छी मेहनत की है, ये मैं वो दिखा रहा हूं आपको। यदि आप पहले ग्राफ को देखें, ग्रेड 3 to 5, ये सत्र 19-20 की बात कर रहा हूं। उसके बाद 20-21 निकल गया और वो हम अगले सत्र की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे मैथ्स में यदि बेसलाइन लिया था तो 37% बच्चे ऐसे थे कक्षा 3 से 5 में जो तरुण समूह में थे। पर हमारे शिक्षक साथियों ने दक्षता उन्नयन की जो पुस्तिका दी थी उसको पढ़ा, गतिविधि कराई, अभ्यास कराया और फिर वर्कबुक में काम किया तो स्तर कहां पहुंच गया हमारा? 65%। यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें 28% की उपलब्धि हमें प्राप्त हुई थी। ऐसे भाषा में 63% बच्चे अंकुर समूह में थे, 66% बच्चे बेसलाइन में आ रहे थे जो कि तरुण में थे और 34% हमारे अंकुर में आ रहे थे। तो जब एंडलाइन लिया तो 88% बच्चे तरुण में पहुंच गए, मतलब 22% बच्चे इसमें वृद्धि हुई और उतने बच्चे हमारे अंकुर में कम हो गए। वैसा ही यदि 6 to 8 की बात करते हैं तो वहां 3 समूह थे, अंकुर, तरुण और उमंग। तो यहां यदि उच्चतम स्तर उमंग को देखते हैं तो 19-20 में बेसलाइन में 38% बच्चे ऐसे थे जो उमंग समूह में थे, मतलब भाषा में जो कहानी को धारा प्रवाह पढ़ सकते थे, समझ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। और गणित में भाग की संक्रिया या जो शाब्दिक सवाल दिए हैं अंक, उसकी परिभाषा पढ़ करके समझ करके उस सवाल को हल कर लें। ऐसे 38% बच्चे थे जो बाद में आपके प्रयास से 55% हो गए और इसमें हमें 17% का उपलब्धि हुई। भाषा में हमारे 54% बच्चे थे तो ये 69% हो गए। किंतु कोविड की परिस्थितियों में 1.5 वर्ष से ज्यादा विद्यालय बंद रहे हैं
और एक बात हम बता दें कि चाहे घर पे भी बच्चा पढ़ता है तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। कभी माँ-बाप को काम है, कभी मोबाइल नहीं मिला, कभी समय नहीं मिला, कहीं न कहीं एक कंटिन्यूटी टूटती है, शिक्षक प्रतिदिन उसी बात पे फोकस करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्यार्थी पिछड़ गए हैं और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्य को गंभीरता से करें। इस अकादमिक सत्र में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर चर्चा के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है, हम इस वर्ष कक्षा शिक्षण और गृह आधारित शिक्षण का मिश्रित मॉडल, मिला-जुला मॉडल, हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले हमारी जो वर्कबुक जा रही थी उसमें हमने कोशिश ये किया था कि हम शिक्षक के माध्यम से ही गतिविधि करा रहे थे। अब शिक्षक हर जगह तो नहीं जा सकता, मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और इसलिए हमने वर्कबुक में एक परिवर्तन ये किया है हमारे साथियों ने कि उसमें उस गतिविधि को कैसे किया जाए उसका एक ऑडियो उसमें डाल दिया है। उस ऑडियो को सुन के और गतिविधियों को जो सामग्री काम में आ रही है वो ऐसी रखी जो घर में उपलब्ध हो जाए, घर के आसपास उपलब्ध हो जाए। ये 2 परिवर्तन किए। और इसीलिए शिक्षक भी उसका उपयोग कर सकता है और घर के लोग भी उपयोग कर सकते हैं। इसी को हमने मिश्रित मॉडल कहा है और हमारी शिक्षण प्रक्रिया इसी के अनुसार होगी और ये हम सबको करके रखना है आने वाले वर्षों में भी। और यदि हमने पालकों को इससे जोड़ लिया ना, उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं आपने बहुत अच्छा कराया है, ऐसे ही आप रोज प्रतिदिन इससे इतनी बात कर लिया करो कि बेटा आज क्या लिखा, आज क्या पढ़ा, आज ये गतिविधि की कि नहीं की, जाओ जरा 3 आलू उठा के ले आओ, जाओ 4 गिलास उठा लाओ, या बाजार से जाओ 5 रुपए का धनिया ले आओ, या दुकानदार से चॉकलेट खरीद लाओ। जो भी टास्क दे रहे हैं उसमें आप बहुत सारी गतिविधियां जो है पालक यदि प्रतिदिन बच्चों से कराते हैं तो वो भी एक सीखने की प्रक्रिया है और व्यावहारिक है। यही तो काम में आना है जीवन में। और इसलिए जरूरी है कि बच्चों के सीखने के स्तर में यदि हानि हुई है विद्यालय बंद रहने के कारण तो उन पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसीलिए हमने पहले मूलभूत दक्षताओं के नुकसान की पूर्ति के लिए दक्षता उन्नयन और कक्षा स्तर की दक्षताओं के नुकसान की पूर्ति के लिए N-1 ये दोनों पाठ्यक्रम हमने आपके पास उपलब्ध कराए हैं। दक्षता उन्नयन कक्षा में संचालन 1.5 साल बाद किया जा रहा है, इसलिए हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं। फिर से हम एक बार संवाद करके अपने आप को तरोताजा कर लें। नेक्स्ट, आपको इस सत्र में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किस किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और आप इनका समाधान कैसे करेंगे, ये हमारा CSE शिक्षकों से बात करेगा। हमारे जन शिक्षक महोदय शिक्षकों से बात करना चाहिए। यार एक प्रश्न है कि सत्र में हम क्या करें, कैसे करें, क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए मुझे नहीं आता है, किसी समस्या का समाधान मेरे से नहीं बन रहा है, तो मेरे जो साथी बैठे होंगे यार अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, मैंने तो ऐसा किया तो ये हो चुका था और बच्चों ने समझ भी लिया, पालकों ने भी समझा इस बात को। तो कुछ शिक्षकों के ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपके संकुल में होंगी। जैसे पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संचालक महोदय ने नेस के ऊपर जब तैयारी की बात कर रहे थे तब ये कहा था जिलों को कि आप अपने जिले के 10 अच्छे शिक्षक जो नवाचार कर रहे हैं, कुछ अच्छा वीडियो बनाया किसी आउटकम के समाधान के लिए, किसी प्रश्न पे चर्चा के लिए, सब बच्चों के शिक्षण से संबंधित है, वैसा दक्षता उन्नयन में भी है। आप उनको अवसर दें कि यार ये सर जो है सेन साहब बताएंगे या ठाकुर साहब बताएंगे या आशिक भाई बताएंगे या खान साहब बताएंगे, किसी को भी बुला लें जो अच्छा कर सकता है।
मतलब ये संवाद के लिए, और इसके लिए आपको समय देना चाहिए। यही हमें पता चलेगा कि कौन सा शिक्षक की समझ अच्छी है और कौन से शिक्षक की समझ नहीं है, कौन हमें सही बता रहा है, कौन हमें चला रहा है, इससे ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अकादमिक सत्र 21-22 में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ये हमने जारी किए हैं। इस सत्र में 3 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका विभाजन बेसलाइन टेस्ट के आधार पर करना है और 2 समूह में करना है, अंकुर और तरुण। पिछले बार के दक्षता उन्नयन में और इस बार में एक ही अंतर है कि 6 से 8 में उमंग समूह हमने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि अपन उमंग समूह नहीं रख सकते। हमने भी ये प्रश्न पूछा क्यों नहीं रख सकते। इन्होंने कहा कि सर वो पिछले सत्र में मान लीजिए जिस स्तर पे था और कुछ भूल गया है तो हमें एक स्तर नीचे से ही उसको लेके चलना चाहिए। उमंग में हम बात कहां कर रहे हैं? हम जब कक्षा स्तर की बात करेंगे, जब उस स्तर पे आ जाएगा ना, तब उमंग की बात शुरू होती है। उमंग मतलब यदि 6 से 8 का बच्चा है तो 6 से 8 स्तर का यदि उसे ज्ञान है तो हम उसको उमंग स्तर मानते थे। और इसलिए अभी हमें 2 ही स्तर, 2 ही समूह बनाना है, एक अंकुर का और एक तरुण का। और इसलिए ये क्यों करना है? क्योंकि कक्षा 1-2 में यदि हम गणित की बात करते हैं तो अंक पहचान, संख्या पहचान और जोड़, ये 3 गतिविधियां हैं। तो जब बच्चे एक साथ बैठ के काम करते हैं तो शिक्षक को भी पता है कि मुझे इन 8 बच्चों को या 6 बच्चों को केवल आज मैं अंक पहचान का गतिविधि करा रहा हूं, फिर इनको संख्या कराऊंगा, फिर जोड़ कराऊंगा। परंतु दूसरे बच्चे ऐसे जो गुणा पे काम कर रहे हैं या घटाव पे काम कर रहे हैं तो उनको भी यदि मैं यही कराऊंगा तो दिक्कत आएगी ना। और इसलिए उनका मैं अलग समूह बना के उनको कहूंगा कि बेटा ये आप गुणा का सवाल हल करो, ये घटाव का सवाल हल करो, ये भाग का सवाल हल करो। ऐसा ही भाषा में तो हमें 1-2 स्तर और 3-5 स्तर गतिविधियां उसी हिसाब से दी हैं और उनका अध्ययन करके हमें 2 बच्चों को 2 समूह में बना करके यदि हम अध्ययन कराते हैं तो आपको ही पता चलेगा कि इस समूह में से जो 5 बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने यार जोड़ करना सीख गए अच्छे तरीके से, अब मैं इनको अगले समूह में ले जाता हूं। या भाषा में वो शब्द पहचान तक आ गए, वाक्य तक पहुंचने वाले हैं तो यार मैं इनको अगले समूह में ले जाऊं। आपको भी स्पष्टता रहेगी। सीएससी सर भी पूछेंगे तब शिक्षक बता पाएंगे, राज्य से कोई पूछेगा, जिले से कोई पूछेगा, या हम पालक को भी बता सकते हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा सहयोग किया, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं आप बराबर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देखो आपके बच्चे को पहले ये नहीं आता था और अब वो ये करने लग गया है, बहुत मेहनती है बच्चा, मेहनत कर रहा है, आप थोड़ा और सपोर्ट करिए उसको। यू कैन मोटिवेट देम। तो इस तरीके से आप उनको एक साथ शिक्षण करा लें। अब समस्या ये, और ये बहुत विकट समस्या है ये भी, कि कौन किस समूह को पढ़ाएगा। तो भाई यहाँ तो विद्यालय में शिक्षकों के बीच यदि कहीं द्वंद्व की स्थिति है तो सीएससी जो है उसका डिसाइडिंग ऑफिसर हो जाता है, हेडमास्टर नहीं है तो, कि भाई ये 1-2 का काम करेंगे और ये 3 से 5 का करेंगे, मतलब ये अंकुर का काम करेंगे, ये तरुण का करेंगे, और कहीं एक शिक्षक है तो फिर कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं, फिर तो दोनों समूह में थोड़ा थोड़ा समय देना है। कोशिश ये करनी है कि किसको कितना समय देना है ये शिक्षक डिसाइड कर ले आवश्यकता के अनुसार। और 2 से अधिक शिक्षक हैं तो अच्छी बात है, फिर हम कोशिश कर लें कि यार ये भाषा में आप देख लेना, गणित में ये देख रहे हैं और 2 ये कर रहे हैं तो कार्यालयीन काम में, ये नेस की तैयारी में ये सहयोग कर देंगे, पर अंकुर वाला अपने आप को अंकुर पे फोकस करे। और मैं आपको बता दूं अंकुर वाला काम सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हल्का मत मानिए। जो शिक्षक अंकुर समूह के बच्चों को यदि मोमेंटम दे देता है, चलना सिखा देता है, पढ़ना सिखा देता है,
अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ सिखा देता है, तो ये जीवन का सबसे पुनीत और पुण्य वाला काम है। उस बच्चे के जीवन को आपने बना दिया, इसलिए उसको छोड़िए मत। सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत 6 से 8 में यदि वो 1-2 स्तर पे है, तो उसकी कोई ना कोई समस्या भी होगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है, शारीरिक मानसिक समस्या हो सकती है, और ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें और उनको मुख्य धारा में लाएं। नेक्स्ट, अब ये आ गई पाठ्य पुस्तक आधारित सामग्री। अच्छा, ओके, हाँ, ध्यान ये रखना है, दक्षता उन्नयन बेसलाइन टूल के आधार पे आपने अभी तक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का विषयवार उनके सीखने के स्तर के अनुसार अंकुर तरुण समूह में विभाजित किया होगा। एक बात और बता दूं, ये तो हम कह रहे हैं मान करके कि हुक कर लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मामा नाना के यहाँ से अभी वापस भी नहीं आए होंगे, या सोयाबीन काटने चले गए होंगे। उनको भी बुला करके जब भी आ जाएं तत्काल उनका बेसलाइन लो और उस समूह में बिठाओ, क्योंकि आप लोग उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनमें से कई बच्चे ऐसे जो पहली बार विद्यालय आ रहे हैं, पहली पीढ़ी के पढ़ने वाले हैं। तो यह आपका सौभाग्य कि ऐसे बच्चों के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, और यदि उनको आप सिखा के वहां तक ले जाएंगे, वही तो गुरुजी, वही तो आपका गुरुत्व है। इस प्रक्रिया में यदि आपको कहीं कोई कठिनाई आ रही है, तो फिर हम संकुल स्तर पे चर्चा कर लें। प्रश्न है, आइए चर्चा करें। तो सीएससी साहब, इस पे चर्चा जरूर करिएगा, और किस तरीके से समाधान हुआ उसके अनुभव को रिकॉर्ड भी कर लें अपने पास, और आप किसी भी शिक्षक की समस्या है तो नोट करके उसका समाधान भी दें। नेक्स्ट, ध्यान रहे कि 6 से 8 हेतु 31 अक्टूबर तक और 3 से 5 हेतु 13 नवंबर तक दक्षता उन्नयन करना है। सभी कालखंडों में दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधियां रहेंगी और अभ्यास भी किया जाना है, नेस कक्षाओं के 3 घंटों को छोड़कर। यह बात बार बार कह रहा हूं नेस की, इसलिए कोई भी शिक्षक इसमें कंफ्यूज ना रहे, कोई सीएससी कंफ्यूज ना रहे। नेस हमारी प्राथमिकता है और हमें तैयारी करके अच्छे स्थान पे लाना है अपने विद्यालय को। इस अवधि के बाद भी 1 घंटे का बूस्टर पीरियड पूरे सत्र नियमित रूप से चलाएंगे। मतलब, क्योंकि आने वाले समय में एफएलएन पे काम होना है, वो इससे बड़ा काम आ रहा है, और यदि आपने यहां मेहनत कर ली तो वहां आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो आपने काम कराया है, ये आपका अनुभव उस समय काम ज्यादा आएगा। और नेक्स्ट, स्टूडेंट वर्कबुक कक्षा 3 से 5, ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, सॉरी। कक्षा 3 से 5 पुस्तक में 2 भाग है, क्योंकि उमंग वाला पार्ट हमने हटा दिया। पुस्तक में 2 भाग हैं, लर्निंग लेवल 1 टू लर्निंग लेवल 3-5, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसमें पहले हिंदी और गणित की ही वर्कबुक थी, अब अंग्रेजी भी जोड़ दी है। प्रक्रिया वही है, बेसलाइन उसका भी लेना है, और इसमें आपको ज्यादातर बच्चे 1-2 स्तर पे ही मिलेंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देकर अभ्यास कराएं। प्रत्येक छात्र को विषयवार स्टूडेंट वर्कबुक दी जाएगी, ये तो आपके पास पहुंच गई होंगी। और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अलग अलग वर्कबुक है और अलग अलग प्रत्येक बच्चे के लिए है। आपको हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, बेसलाइन में वो कहां था, आपने क्या क्या गतिविधि कराई, कितना अभ्यास कराया, वो कहां पहुंचा। और ये चित्र भी आप देख लीजिए, ये यही रहेंगे, ये पहुंच चुकी होगी। हर बच्चे को ये उपलब्ध हो जाए, और बच्चा कब ये काम कर रहा है उसका परीक्षण भी कर लें। 6 to 8 में भी यही बात है, इसमें भी 3 भाग हैं, लेवल वही 2 हैं, 1-2 लेवल और 3-5 लेवल, ये समानता है इस बार।
हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अलग-अलग वर्कबुक है, प्रत्येक बच्चे को है। नेक्स्ट, दक्षता उन्नयन वर्कबुक। अब चूंकि कंटेंट की बात आ गई है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं हिंदी के, मिस्टर खरे, वो आपको संवाद करेंगे और उसके बाद गुप्ता जी इसमें देखेंगे। इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। साथियों नमस्कार। जैसा आदरणीय पारेख सर ने आप लोगों के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की है और दक्षता उन्नयन आप सभी के लिए बहुत नया कार्यक्रम नहीं है। 2017 से लगातार हम लोग इस पर काम करते आए हैं। इसका एक व्यवस्थित प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया हुआ है और कोविड काल के दौरान जो रेडियो के माध्यम से हम लोगों ने दक्षता उन्नयन पर काम किया, उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहा है और आप लोगों ने उसके लिए बहुत सारे नवाचार भी किए हैं, जिसके परिणाम भी जो अभी पारेख जी ने कहा कि बहुत बेहतर मिले हैं। हम लोग दक्षता उन्नयन की जो आपको एक वर्कबुक बच्चों को उपलब्ध कराई गई है, जो आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंच गई होगी, उस वर्कबुक में अभ्यास के अवसर बच्चों को दिए गए हैं। 2017 में हमने आपको एक शिक्षक मार्गदर्शिका प्रदान की थी, उसमें विस्तार से उन गतिविधियों को दिया गया था। 2018 से हमने वो जो गतिविधियां थी उनका एक संक्षिप्त स्वरूप उसी अभ्यास पुस्तिका के एक कॉर्नर पर हमने चस्पा कर दिया था, अंकित कर दिया था, जो आप लोगों को निश्चित रूप से उसमें मार्गदर्शन का के रूप में सहयोग कर रहा था। ये जो गतिविधियां आपको दी गई थी, अपेक्षा ये है कि अब बच्चे आपके साथ हैं, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी गतिविधियां हों उसको सुनिश्चित करें कि वो जो बॉक्स में गतिविधियां दी गई हों, बच्चों के साथ मिनिमम उतना काम जरूर करें। मिनिमम शब्द में इसलिए, न्यूनतम शब्द में इसलिए जोड़ रहा हूं कि यदि आप शिक्षक मार्गदर्शिका जो दक्षता उन्नयन की 2017 में आप लोगों को प्रदान की थी, यदि उसका सहयोग लेते हैं, उसको विस्तार पूर्वक करते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप उतना नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उसमें एक संक्षिप्त गाइडलाइन कि आपको करना क्या है, वो कुछ बुलेट्स में दी हुई है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप कम से कम उतनी गतिविधियां जरूर कर लें। ये जो जितने भी अभ्यास के अवसर इसमें दिए गए हैं, अभी आदरणीय पारेख सर ने आपको ये बहुत ध्यान देने के लिए कहा है कि दक्षता उन्नयन के साथ हमें नेस की कक्षाएं भी संचालित करनी है। यदि आप इन अभ्यास को देखेंगे, तो हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था, उस दौरान हमने हर गतिविधि को नेस के जो लोएस्ट परफॉर्मिंग आउटकम्स थे स्टेट के संदर्भ में, उसको भी हमने इन दक्षता उन्नयन की अभ्यास पुस्तिकाओं के साथ सम्मिलित किया था। तो आप इससे भी निश्चिंत रहें कि जो नेस की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे को मूलभूत दक्षताएं आए, वो उन मूलभूत दक्षताओं को हमने लर्निंग आउटकम के जो न्यूनतम लर्निंग आउटकम नेस के थे, उसके साथ भी इसको जोड़ करके देखा हुआ है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वो दक्षता उन्नयन की जो भी गतिविधियां आप करा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको नेस में सहयोग प्रदान करेंगी, सहायता प्रदान करेंगे। खासकर ऐसे बच्चे जो अभी एड ग्रेड की लर्निंग में नहीं है, उससे कुछ पीछे हैं, तो उनको वो अवसर वहां मिलेंगे। कुछ एक गतिविधियां यहाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं, विस्तार से, यद्यपि आप लोगों से बहुत दो प्रशिक्षण तो 17, 18, 18, 19 के प्रशिक्षण में आप लोगों से विस्तार से चर्चा हुई है। ये एक गतिविधि जो यहाँ दी गई है, इस गतिविधि में कुछ सामग्री और तैयारी की बात की गई है, कुछ गतिविधि की बात की गई है, उसके बाद कार्य पुस्तिका की बात की गई है। ये जो 3 चरण हैं, ये 3 चरण को आपको यदि आप कक्षा में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे की सीखने की गति भी बढ़ेगी और बच्चे की समझ भी विकसित होगी, जिस उद्देश्य से आप दक्षता उन्नयन का काम कर रहे हैं।
आपको सामग्री क्या चाहिए वो विस्तार से आपको दक्षता उन्नयन की मार्गदर्शिका जब आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक कविता, अगर आप कविता पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका एक फ्लैश कार्ड हो, कुछ अधिगम पत्र पे लिखी हुई कविता हो, जो आपको पूर्व तैयारी करनी है कि आप इसको लिख लें कहीं, या तो आप ड्राइंग शीट पे लिख लें बड़े अक्षरों में, या ब्लैक बोर्ड पे लिख लें। यदि संभव है इसके साथ कुछ चित्र बना पाना, या कुछ चित्र आपके पास उपलब्ध है तो उसको भी डिस्प्ले करें। विद्यार्थियों के साथ कक्ष में बैठने की जो व्यवस्था हो वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि लर्निंग में बैठक व्यवस्था भी अपने आप में किसी सीखने की प्रक्रिया को सहयोगी के रूप में होती है, तो वो वह भी आपको सुनिश्चित करनी है। अब मान लीजिए कोई कविता है तो उसके में गतिविधि क्या हो। अ, हम सब डीएड बीएड किए हुए हैं और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जब भी हम गद्य या पद्य के लेखन की या उसके रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें आदर्श वाचन, अनुक्रम वाचन और मौन वाचन, इन तीन का बड़ा महत्व है। तो वही प्रक्रिया आप यदि उस कविता के साथ दोहराते हैं, शिक्षक स्वयं आदर्श वाचन करे, हाव भाव के साथ करे, ऊंची आवाज में करे, फिर अनुकरण वाचन के रूप में बच्चों को दोहराने के लिए कहे। इस दोहराव से रीडिंग बच्चों की न केवल ठीक होगी वरन उच्चारण जो कहीं ध्वनि जागरूकता के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है उस पर भी फोकस होता है। तो इसको आप बहुत गंभीरता के साथ यदि आप स्वयं भी वाचन करते हैं और उस वाचन के बाद बच्चों से अनुकरण वाचन के अवसर देते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी आप पैराग्राफ पढ़ करके सुना रहे हैं, जो भी आप कविता सुना रहे हैं, उससे संबंधित यदि आप प्रश्न बच्चों से बीच में करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी समझ विकसित होती है। और पढ़ना, जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने का मतलब ही होता है कि रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। यदि समझ उसमें शामिल नहीं है तो शायद वो पढ़ना उतना सार्थक नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई इस तरीके की गतिविधि कक्षा में कर रहे हो तो उसके साथ कुछ छोटे प्रश्न भी बच्चों के साथ पूछते रहें, करते रहें, जिससे बच्चे की समझ को आपको आकलन करने में सुविधा रहेगी और आप ये समझ पाएंगे कि जो बातचीत, जो संवाद, जो कविता, जो कहानी, जिस कंटेंट के साथ आप काम कर रहे हैं वो कितना डिलीवर बच्चे के तक हो पाया है। नेक्स्ट, इसमें कार्य पत्रक के रूप में हमने लगभग 8 से लेकर के और 12-13 तक अभ्यास आपको एक गतिविधि के साथ देखने को मिलेंगे हिंदी विषय के लिए। तो इसमें अपेक्षा यह है कि आप अभ्यास को उसी स्वरूप में कराएं। बच्चे को अभ्यास के अवसर जब आप दे रहे हैं, जब आप उससे अभ्यास की बात कर रहे हैं तो कुछ अभ्यास ऐसे जो आप अपने समक्ष कराएं, कुछ अभ्यास ऐसे जो उसको होम असाइन के रूप में भी दें। वो अभी हम लोग आगे उस पर बातचीत करेंगे। तो ये कार्यपत्रक जो आप देख पा रहे हैं, इस कार्यपत्रक में कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं जिसपे आप कुछ सवालों के जवाब बच्चा दे सकता है। नीचे कुछ चित्र दिया गया है कार्यपत्रक 2 के रूप में और अपेक्षा की गई है कि वो उस चित्र के साथ उस पिक्चर को कोरिलेट करे और उसका नाम लेखन करे। नेक्स्ट, ये जो एक दूसरी गतिविधि हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये जो दूसरी गतिविधि है इसको भी ठीक वैसे ही जैसी आपसे अपेक्षा पूर्व में की गई थी 3 तरीके से। आपको सामग्री क्या लगेगी, इसका मतलब है कि आप टीएलएम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो केवल कही हुई बात उतना प्रभावशाली नहीं होती है जितना प्रभाव उसमें कुछ दिखाने के बाद होता है। यदि आपने बच्चे को कुछ सुना दिया तो शायद वो स्थायित्व में कुछ कम रहेगा, लेकिन आपने उसको दिखा भी दिया तो उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसकी समझ और बेहतर हो जाएगी। लेकिन यदि वही काम आपने बच्चे को करा भी दिया, वो स्वयं बच्चा उस काम को कर ले तो वो लर्निंग, वो सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक होगी, क्योंकि वो इन्वॉल्व होगा, वो उसमें शामिल होगा, उस प्रक्रिया को करने में शामिल होगा। तो ये जो तीनों चरण आपको पुनः दिख रहे हैं, ये तीनों चरण उसी का रूप है।
पहले आप जो सामग्री है वो बातचीत के साथ कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके आंखों के सामने कुछ ला रहे हैं। जब आप गतिविधि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उस प्रक्रिया में, उसको शामिल कर रहे हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, तो वो स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। और तीसरी, कार्य पुस्तिका पर जब उसने कुछ काम किया, स्वयं करके देख लिया, तो वो जो लर्निंग थी वो स्थायी लर्निंग के रूप में बदल जाएगी, वो उसके मेमोरी में हमेशा के लिए पहुंच जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को वही इसमें भी गतिविधियां जो दी गई हैं वो गतिविधियां आपसे पुनः अनुरोध है, अगर आप शिक्षक मार्गदर्शिका आपके पास है तो उसका उपयोग करिए, अन्यथा अभ्यास पुस्तिका में बुलेट के रूप में जो आपको प्रदाय की गई हैं गतिविधियां, कम से कम न्यूनतम उतना तो आप बच्चे के साथ कराइए ही। और यदि आप केवल अभ्यास पुस्तिका भरने का काम यदि आप कराते रहेंगे तो ये लर्निंग नहीं होगी। आप अभ्यास पुस्तिकाएं हो सकता है कि कक्षा में बच्चे भर दें, होमवर्क के रूप में बच्चे भर के ले आए, सही भी भरी हो, ये भी संभव है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया शायद उतनी नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में कुछ गतिविधियां शामिल की जाएं, कुछ ऐसे काम शामिल किए जाएं जो बच्चों के लिए स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क पर अंकित हो पाए। नेक्स्ट, ये और गतिविधियां जो दी गई हैं, यहाँ एक लिंग बदलने की गतिविधि दी गई है, उसके नीचे कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने के लिए अवसर दिए गए हैं। ये जब आप चर्चा करेंगे, कुछ गतिविधियां कराएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे उसको समझाएंगे, फिर उसको अवसर देंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद उसको करने का अवसर देंगे कि वो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है तो क्या बदले, क्या होगा। ये यदि हम उसको समझा पाते हैं, वो कर लेता है, तो ये मान लीजिए कि ये स्थायित्व के रूप में वो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, ये मैथ्स में अब गुप्ता जी बात करेंगे। ये डॉक्टर लोकेश खरे जी ने हिंदी विषय पर बड़े अच्छे से बताया और मेरा इतना सा निवेदन है कि अभ्यास पुस्तिका पर स्वयं पहले शिक्षक साथी काम कर लें। यह जन शिक्षकों को और विकास खंड के प्रत्येक दल को सुनिश्चित करना है। जब आपकी समझ अभ्यास पुस्तिका की गतिविधियों के बारे में होगी और आप पूर्व से अध्ययन कर लेंगे तो आप उन गतिविधियों का संचालन कक्षा स्तर पर और शिक्षकों के बीच और समीक्षा बैठकों के माध्यम से आप बड़े अच्छे से करवा सकते हैं और इसका लाभ हमारे बच्चों तक पहुंचेगा। अब मैं आदरणीय डॉक्टर बीबी गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो गणित विषय पर उनकी कुछ गतिविधियों पर, उनकी दक्षताओं के बारे में कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू सक्सेना जी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातचीत करना क्योंकि बहुत छोटा सा एक परिवर्तन है और किस तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे। पारिक साहब ने बहुत अच्छा इसमें एक डिटेल में आप लोगों को बताया था। एक तो लोकेश खरे जी ने बहुत बढ़िया एक चीज बता दी जिसको आपने ध्यान दिया होगा कि यदि आपके पास शिक्षक टीचर हैंडबुक, शिक्षक मार्गदर्शिका यदि उपलब्ध है तो उसका उपयोग अनिवार्य रूप से करें। ऐसा उम्मीद है कि 2017 में हम लोग इसको भेजे थे आप लोगों के पास सभी स्कूलों को टीचर के लिए। हो सकता है बहुत से शिक्षक साथी अपने पास रखे भी हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं रखे हो, कहीं दबी हो, अलमारी में हो, इधर उधर हो। अगर वो मिलेगी तो उसको निकाल लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगी। फिर भी हम लोगों ने 2018 में के बाद जब ये दक्षता उन्नयन की किताबें बनी तो इसमें जैसा कि लोकेश जी ने बताया था कि जो भी जहां से भी वर्कशीट स्टार्ट थी उसके राइट साइड में एक छोटे से बॉक्स में पीले रंग से उसमें दिया हुआ था उन्हीं टीचर हैंडबुक का जो संक्षिप्त रूप जो बुलेट पॉइंट से दिया हुआ है कि इसमें इस तरह की गतिविधियां कराएं। अब मैं फिर इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि जैसा कि बताया कि वर्कशीट को भरवाना नहीं है, अगर भरवा रहे हैं तो ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जरूरत है कि इसके लिए कुछ काम करें, कुछ किसी प्रक्रिया से गुजरें। एंड कोई भी लर्निंग आउटकम्स तभी किसी बच्चे में स्थापित होती है जब वो किसी प्रक्रिया से गुजरे। लर्निंग आउटकम्स के संदर्भ में जो ट्रेनिंग हुई होंगी उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, जब तक प्रक्रिया
या किसी गतिविधि के माध्यम से नहीं निकलेंगे तो लर्निंग आउटकम स्थापित हो, इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए जरूरत है कि इसमें दी गई किताब में ही, वर्कबुक में ही दी गई गतिविधियां या वर्कबुक की अगर गतिविधियों वाली यदि आपके पास टीचर हैंडबुक है, इन दोनों में से कहीं से भी आप अगर पहले गतिविधि कराएं बच्चे को, मतलब उस प्रक्रिया में लाएं और उसके बाद इस वर्कशीट पे काम करने को कहें, तो आप निश्चित तौर से बच्चा जब इस वर्कशीट पे काम करेंगे तो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका दिमाग, वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होंगे। तब जाके उस काम के करने में, या जो भी हिंदी का हो या गणित का हो, जो भी प्रश्न हो, उन प्रश्न को करने में अच्छा महसूस करेंगे। अभी आप लोगों को इस तरह से अगर आप इस गतिविधियों को कराने के उपरांत यदि आप आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे हमारे बच्चे उसको समझ के साथ कर पाएंगे। मैं अभी फिर से ये क्यों इम्पोर्टेंट है गतिविधि करना और उसके साथ वर्कशीट पे काम करना, वर्कशीट को भरवाना नहीं है, इस पे बहुत ध्यान रखेंगे। भरवाना बहुत आसानी से बच्चे घर में भी भर सकते हैं, बहुत आसानी से बच्चे क्लासरूम में भी भर सकते हैं, लेकिन ये इसका उद्देश्य है ही नहीं। अब आपको फिर से एक चीज हम बता दें कि जैसा कक्षा 3 से 5 के लिए दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है और उसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कबुक है, उसमें एक पहले शुरुआती लेवल जो है वो कक्षा 1 और 2 का है। कक्षा 1 और 2 के लेवल में बहुत मोटा-मोटा चीज अगर ध्यान दें कि आकृतियों की पहचान, जिसमें 3D टर्म लिखा है, लेकिन उसको ऐसा समझें कि त्रिविमीय आकृतियां और द्विविमीय आकृतियां कक्षा 2 में ही शुरू हो जाता है। तो आपको किसी डिब्बे का चित्र, बक्से का चित्र, किसी अलमारी की वस्तु अगर पड़ी है, ऐसी चीजों को दिखाएं तो इसमें बताएंगे तो बच्चे 3D को आसानी समझेंगे। इसमें गतिविधियों में बात ली गई है। उसके साथ अभी इसमें क्या क्या कंटेंट कक्षा 1 और 2 में लिया है, ये जानना जरूरी कि इतनी अगर बच्चे लंबे गैप के बाद भी आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिक बातें अगर बच्चे जान जाते हैं तो आगामी जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं उसमें उनको सहूलियत होगी। तो इसमें एक तो स्थानीय मान और एक पैटर्न, एक संख्याओं की तुलना, किसी संख्या से मान लीजिए 25 से ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है, 25 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी है। 25 से पहले वाली संख्या अगर पूछेंगे तो बच्चा कुछ भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, लेकिन आपका अगर उद्देश्य है कि ठीक पहले की संख्या पूछना, तो बच्चा अगर 25 से पहले का बोलेंगे तो उस समय बच्चे को 24 ही बोलना चाहिए। और अगर आपको आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका 25 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो कोई भी संख्या बोल सकता है 25 से पहले की। इसलिए अपने क्वेश्चन करने और उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। जैसा इसमें तो एक तो पैटर्न, तुलना करना और जोड़ना और घटाना, ये दो चीज लेवल 1, 2 मतलब कक्षा 1 और 2 में दी गई है। इतना अगर आप कराते हैं, कक्षा 3 से 5 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं इस समय, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों का समूह है, उसमें भी कक्षा स्तर 1 और 2 का जो विषय वस्तु दिया गया उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें संख्याओं की समझ, जोड़ना और घटाना, ये 3 ही बात इसमें ली गई है। थोड़ा सा आकृतियों से संबंधित कुछ बातें की गई हैं और मापन का, जैसे लंबाई बीते से नापना या कदम से नापना, ये एक बात की गई है। तो इतना अगर आप कराते हैं तो इसी प्रकार से वही बच्चे जो कक्षा 3 से 5 के हैं, अगर ये बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कक्षा 3 से 5 वाले स्तर पे आते हैं, उस समय उनके पास संख्याओं की समझ, जिसमें स्थानीय मान, संख्याओं की तुलना तो रहेगा ही, और इस समय नंबर सेंस डेवलप होना चाहिए। नंबर सेंस डेवलप होने का मतलब संख्या बोध। इसमें अगर किसी 5 की बात कर रहे हैं तो बच्चा यदि 5 चीजें उठा लाता है, 5 कंकड़ ले आता है, 5 टेबल, 5 कुर्सी, 5 पंखे, कुछ भी पर्यावरण में, आसपास के वातावरण में गिन लेता है, कर लेता है, तो ये इतना ही काफी नहीं है। ये पता होना चाहिए 5 2 से कितना ज्यादा है, 8 से कितना कम है, 5 के संदर्भ में आसपास जो कुछ हो सकता है सब बच्चे से बनना चाहिए। तो तब जाके नंबर सेंस, मतलब उसको पता चलेगा 5 का आशय क्या है। खाली 5 वस्तुएं ला देना, 5 वस्तुएं गिन देना ही नहीं होगा। मतलब ये इसी के अंतर्गत आता है। मतलब इसी के बाद जब संख्याओं की तुलना बच्चे करते हैं तो उस समय आसानी से वो बता पाएंगे। इसके बाद जोड़ना, घटाना और ये समय, गुणा और भाग, ये कक्षा 3 से 5 स्तर में। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए 2 स्तर निर्धारित हैं, कक्षा 1 और 2, और दूसरा स्तर है कक्षा 3 से 5, जिसमें अंकुर और तरुण उसे कहा गया है। कक्षा 1 और 2 को अंकुर और कक्षा 3 से 5 को तरुण। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे। बातचीत करते समय जब बच्चों को के साथ चर्चा करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चों की समझ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसलिए गतिविधि का अगर मौका देते हैं तो यही
इसका सबसे बेहतर तरीका है। लर्निंग आउटकम्स की परिभाषा जब हम लोग बातचीत पहले कई बार किए हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, तो बच्चे के अंदर यदि लर्निंग आउटकम स्थापित करना है, विकसित करना है, इसका मतलब ये कि बच्चा किसी प्रक्रिया से गुजरे, तो वो रोट लर्निंग का उसमें कहीं भी जगह फिर नहीं बचेगी। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 में अब हम आते हैं। कक्षा 6 से 8 में भी 3 स्तर थे, अंकुर, तरुण और उमंग। इस समय साथियों उमंग को इसमें से अभी हटा दिया गया है। उमंग को क्यों हटाया गया? जैसा अभी सुबह की बातचीत में, अभी शुरुआती बातचीत में कहा गया था कि N-1 एक ब्रिज कोर्स के रूप में जस्ट पहली कक्षा, जैसे कक्षा 6वीं का बच्चा है तो उसको 5वीं में जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पे आधारित एक सामग्री आपको दी जा रही है, जो अभी आप करवाएंगे दक्षता उन्नयन के बाद। इसी प्रकार से कक्षा 7 के लिए जब बच्चा होगा तो उसके लिए कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित सामग्री आपको मिलेगी। इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए। लेकिन इस समय दक्षता उन्नयन के अंतर्गत इसमें लेवल कक्षा 1 और 2 का स्तर और कक्षा 3 से 5 का स्तर ही रखा गया है। इसमें उमंग वाला पोर्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें भी क्या दिया है। तो इसमें भी अगर कोई कक्षा 8वीं का बच्चा है या कक्षा 7वीं का बच्चा है और किसी प्रकार से वो कक्षा 1 और 2 के स्तर पर है, तो इसमें भी उन मुख्य अवधारणाओं को लिया गया है जो 2017 एनएस के लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स में आया था, कक्षा 3 में आया था, उसको इसमें ज्यादा स्थान दिया गया है। उस लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रख के इसमें बताया गया है, जिसमें संख्याओं की समझ, जोड़ना, घटाना और मापन में सिर्फ लंबाई को लिया गया है, लंबाई का मापन, क्योंकि कक्षा 1 में लंबाई पे ही ज्यादा फोकस है। लंबाई में वही कदम से, मानक इकाइयों में, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में मापन, जैसे वीते से, उंगलियों से, कदम से मापन करना। ये कक्षा 6 से 8 की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम होंगे वो, जो कक्षा 1 और 2 स्तर पे हो सकते हैं। तो उनके लिए आपको इस तरह से वर्कशीट में जगह है। हर 2 वर्कशीट में पहली वर्कशीट जब शुरू होगी उस अवधारणा संबंधी, उसमें एक गतिविधि के लिए जगह राइट साइड में दिया गया है। अभी आप देखेंगे उसके बाद कि कक्षा 3 से 5 का जो स्तर होगा, इसमें संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना, जो कक्षा 3 से 5 का ग्रुप था उसमें 2 डिजिट नंबर था, मतलब 2 अंकों की संख्याएं थी। यहाँ पे अब 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी। बस इतना ही फर्क है कक्षा 6 से 8 और 3 से 5 के उसमें। ये कक्षा 3 से 5 के स्तर में इसमें 3 अंकों की संख्याओं में सारी संक्रियाएं, बड़ा छोटा, आगे पीछे, ये सब बातें की जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें गुणा और भाग भी है, और मापन में स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का इसमें संदर्भ है। इस प्रकार से पैटर्न और भिन्न को भी इसमें समावेश है। इसमें थोड़ा सा भिन्न को भी लिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि भिन्न का बहुत प्रारंभिक इंट्रोडक्शन है, चूंकि दक्षता उन्नयन के संदर्भ में है, लेकिन लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स 2017 में भिन्नों में तुलना, तुल्य भिन्न, ये बहुत लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स में आया था। इस वजह से भिन्न का भी इसमें समावेश किया गया है, लेकिन उमंग समूह को इसमें नहीं रखा गया। इस प्रकार से ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा था कि आपको बहुत आसान है इसको समझ के, अगर आप करवा रहे हैं कक्ष में, तो आपको इस मोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा कक्षा शिक्षण जो भी समय निर्धारित है दक्षता उन्नयन के लिए, उसमें आप भरपूर इस पूरे चीज को आप करवा पाएंगे। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर आप लोग N-1 के संदर्भ में काम करेंगे। मेरे को लगता है एमडी सर तो अभी आपके सामने अपर एमडी सर अभी आए हुए थे, अभी जस्ट आपसे बातचीत करें, अभी पारिक सर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, धन्यवाद गुप्ता जी। जैसा कि आपने अभी हमारे विषय विशेषज्ञों से सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, आदरणीय अपर मिशन संचालक महोदय को आवश्यक कार्य आ गया है और इसलिए वो अभी कुछ समय बाद हो सकता है जुड़े। तो अभी हम बात करेंगे अगले स्तर पर, और ये बात करेंगे हमारे साथी मिस्टर अजय सक्सेना जी कि किस तरीके से आगे की गतिविधियों को आप अगली स्लाइड पे थोड़ा विस्तार से आप चर्चा करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के बाद अब जब स्कूल खुले हैं और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शालाओं के में जो संचालन की स्थिति है, उसमें 50% बच्चों को प्रतिदिन बुलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रथम दिवस 50 आवाज नहीं आ रही है। जो शिक्षण पद्धति है उसमें आप जिस दिन बच्चा शाला में आ रहा है उस दिन आप वर्कशीट पर कुछ काम करा रहे हैं। जब नेक्स्ट डे शाला वो घर पर रहेगा तो उसको घर के लिए कुछ गतिविधियां आप देंगे और जब बच्चा उसके बाद नेक्स्ट डे जब आएगा तब आपको पहले उन गतिविधियों को चेक करना है, उसके गृह कार्य को चेक करना है, देखना है कि उसमें बच्चे ने कोई त्रुटि तो नहीं की। बच्चे से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करके यह भी जांचना है कि वह बच्चे की समझ उस कार्य के संबंध में बनी है या नहीं बनी है। अगर बच्चे ने कुछ त्रुटि की है तो उसको सुधारने के तरीके भी आपको स्थानीय स्तर पर खोजने होंगे और उन त्रुटियों का सुधार करने के बाद में आप नेक्स्ट वर्कशीट पे काम कराएंगे। ये जो हाइब्रिड मॉडल की बात, जो टीचिंग की बात सर ने कही थी, उसके बारे में ये एक समझ हमारे एक शिक्षक की और जन शिक्षकों की होगी, तब वह अपने शाला स्तर पर चीजों को उस हिसाब से डील कर पाएंगे। दक्षता उन्नयन अंतर्गत विद्यार्थी जिस दिन विद्यालय नहीं आ रहे हैं उस दिन हेतु शिक्षक उपयुक्त गृहकार अभ्यास कार्य देना सुनिश्चित करेंगे, जिस पर अभी मैंने विस्तार से आपसे चर्चा करी थी। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हो गया। यहां पर हिंदी अंकुर समूह हेतु उदाहरण दिया गया है जिसमें वर्ण और ध्वनि की पहचान पर यह अंकुर समूह की गतिविधि है। आप सब लोगों ने हमारी वर्कबुक अभ्यास पुस्तिकाएं देखी हैं, उसमें जब आप अंकुर समूह में पहली गतिविधि देखेंगे वहां पर वर्ण और ध्वनि की पहचान से संबंधित यह गतिविधि दी गई है। यहां पर यह प्रयास किया गया है कि यहां पर बच्चे वर्णों को पहचाने, उसकी ध्वनि का उच्चारण ठीक से कर सकें। इस प्रकार की गतिविधियां आरंभिक स्तर पर अंकुर समूह में बच्चों के लिए अति आवश्यक है। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सर ने बहुत अच्छी बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि ये जो आपको दिया गया ना सैंपल, पहले टीचर हैंडबुक हमारी अलग थी और वर्कबुक अलग थी। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने दोनों को एक साथ ले आए। ये काफी मेहनत से किया गया है कि दोनों के कलर अलग अलग है। मैजेंटा कलर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें गतिविधि 1 वर्ण ध्वनि पहचान कैसे करेंगे उसकी स्टेप्स दे दिए। तो ये इससे हमें समझ में आएगा कि अब इस गतिविधि में करना कैसे है। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। वर्कबुक में दिए गए 1-2 सवाल कक्षा में विद्यार्थियों के साथ हल करें, उसी से रिलेटेड। और आप तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, बच्चों से काम कर रहे हैं, आपको तो ऐसे कई सारे उदाहरण याद होंगे जिनके आधार पे आप ये कर सकते हैं। और फिर इसमें से कुछ काम आप कुछ वर्कशीट होमवर्क के रूप में दे दें, जिससे कि विद्यार्थी को अभ्यास के अवसर देना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अभी तक का जो मुझे लगा है, आप लोग क्या महसूस करते हैं शायद करते होंगे, क्योंकि हम सब विभाग में शिक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में बच्चा कहाँ कमजोर है, क्यों नहीं सीख पा रहा है। अब यदि इसी प्रक्रिया में हमने एक गतिविधि करा दी बच्चे को, जैसा कि हमारे कुछ शिक्षक साथी कर जाते हैं, और उसका अभ्यास नहीं कराया, तो फिर मामला गड़बड़ है। और इसीलिए हमें अपेक्षित स्तर नहीं मिल पाते बच्चों को। और आप सबको तो याद है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक एक कबीरदास जी का एक बड़ा दोहा सुनाते थे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान।
और जड़मती की बात नहीं है। अभ्यास से आशय यह है कि हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अभ्यास कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है और इसलिए अभ्यास कराना जरूरी है। इसी तरीके से दूसरा एक उदाहरण है, हिंदी अंकुर समूह उदाहरण, दक्षता शिक्षण संरचना, दक्षता, वर्ण, ध्वनि, पहचान। अब इसमें जो गतिविधि दी गई है, 2-3 विद्यार्थियों की पिछले दिन के जो गृह कार्य के रूप में जो आपने गतिविधि दी थी, उस वर्कशीट की जांच करें। जांच करके इस आधार पर यह समझें कि विद्यार्थी को किस प्रकार की परेशानी आ रही है, किस प्रकार का शंकाएं आ रही हैं। देखिए, परीक्षा का आशय हम क्या समझते हैं कि बच्चे की परीक्षा लेनी है। हम शिक्षक एक यहां बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। परीक्षा बच्चे की नहीं है, वो जो कुछ लिख रहा है वो हमारी परीक्षा है। हमने क्या सिखाया, और इसलिए कभी भी अपने आप की कमियों को छिपाने की कोशिश ना करें, उसको दुरुस्त करें कि यार मैंने कल जो सिखाया था शायद बच्चा ठीक से कर नहीं पाया, मतलब अभी भी इसको समझ में नहीं आया है, इसको और अभ्यास कराना होगा। तो हम समूह की गतिविधि तो करा ही रहे हैं, पर उसको एक अतिरिक्त अवसर दे करके उस अभ्यास को फिर से दोहराएं। जो लिखा है ना कि पुनः अवधारणा को समझाएं, यदि अवधारणा समझ में नहीं आई है तो फिर से समझाएं। और ये शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और आप देखेंगे अच्छे शिक्षक जो होता है ना, बच्चे को देख के पहचान जाता है कि उसको परेशानी कहां आ रही है। चलो आओ एक काम करो, इसकी एक ये गतिविधि ऐसा करके लाओ। और जैसे बच्चा वो गतिविधि करता है उसको समझ में आ जाता है कि यार मैं यहां गलती कर रहा था, और वो गलती को दुरुस्त करेगा तो उसका सीखने का प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों को पुराने सीखने के उद्देश्य से संबंधित अगली वर्कशीट कक्षा में हल करने को दें। पिछली जो उद्देश्य आपने पहले एक वर्कशीट करा ली और उससे रिलेटेड वर्कशीट है तो उसको जरूर हल करवा लें। विद्यार्थियों के पास जाकर उनके कार्य का अवलोकन करें, दूर से नहीं। बच्चे के पास चूंकि सीखने का या संवाद का जो प्रक्रिया होती है ना, वो बच्चे के भाव को समझने की होती है। जो छोटा बच्चा होता है, माँ उसके पास पहुंचती है तो तुरंत समझ जाती है कि इसकी समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा समय माँ के पास रहता है, और माँ के बाद दूसरा शिक्षक है हमारा शिक्षक, जो हम यदि ये जॉब चुना है तो हमें बच्चे के पास बैठना होगा, समझना होगा कि उसकी समस्या क्या है, कहां गलती कर रहा है, और उस गलती को कैसे ठीक कराया जाए। एक रोचक उदाहरण आपको सुना दूं। पहले जब जो कि दक्षताएं की कक्षाएं चलती थी, दक्षता संवर्धन के समय, एक बच्चे को 4 का अंक वो हमेशा उल्टा लिखता था। शिक्षक से कहा, भाई ये आपका बच्चा सही नहीं लिख रहा है। बोले, साहब ये तो ऐसे ही लिखता है। क्या भाई, इसको आपको ठीक कराना चाहिए। बोले, सर मैंने बहुत कोशिश कर ली। वहीं गर्मी की छुट्टियों की बात थी, उस समय विशेष कक्षाएं चल रही थी। वहीं उस शिक्षक की बच्ची भी बैठी हुई थी जो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती होगी। हमने कहा, बेटा तुम इधर आओ, ये भैया ये गलती कर रहे हैं, इसको अपन कैसे ठीक करते हैं। उसने बुलाया उस बच्चे को बोर्ड पे चौक लेकर के कि ये आप 4 बनाइए। वो फिर भी उल्टा बनाया। उसने फिर एक बार बना के दिखाया कि इन्हें ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, फिर भी उसने उल्टा बनाया। उस बच्ची ने क्या किया कि उस बच्चे का हाथ पकड़ करके ब्लैक बोर्ड पर ले गई और उससे कम से कम 8-10 बार उस पर हाथ फेरवा दिया। ऐसे 4 बनता है, ऐसे 4 बनता है। वो हमेशा यूं बना रहा था उल्टा। उसने 8 से 10 बार उसके हाथ का अभ्यास कराया। उसका जो सेंसरी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई, और उसके बाद उस बच्चे ने सही 4 का अंक बना लिया। तो यहां हमें यही करना है, अभ्यास कराना है, उसकी कमी को पहचानना है
और उसको दूर करने के लिए उसको अभ्यास के अवसर देना है। और इसी प्रकार से उस अभ्यास को वहीं नहीं छोड़ देना है कि 4 बार कर लिया अब तो सीख गया, उसको अगले दिन के लिए फिर देना है। नेक्स्ट, ये फिर आ गई क्या? ठीक है, ये तो उदाहरण थे। अच्छा ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख लें। अब आपकी ध्यान देने वाली बात है कि जिन दक्षताओं के लिए विशेषकर गणित विषय में अभी गुप्ता जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें आपको बताई हैं, जहां मात्रा में वर्कशीट उपलब्ध है, अधिक मात्रा में, एक से ज्यादा दी है इन्होंने। अब गुप्ता जी ने क्यों दी? ये तो वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जब तक बच्चा अभ्यास नहीं करेगा ना, तब तक उसका वो दक्षता पुष्ट नहीं होगी। और इसलिए शिक्षक को यहाँ विभाजित करना चाहिए। जो हम शिक्षण योजना बनाए ना दक्षता उन्नयन की, तो उसमें बताएं कि वर्कशीट क्रमांक 23 यदि मैं कक्षा में करा रहा हूं, उससे रिलेटेड यदि वर्कशीट क्रमांक 24 है तो वो घर से करके लाना है बेटा कल। और जब वो कल करके लाए तब ये देखना है यदि वो घर से ठीक कर लाया, मतलब 23 पे जो आपने काम कराया था वो आपका सफल हो गया। फिर उससे रिलेटेड एक आध वर्कशीट और हो तो दे दो बेटा अब ये करके लाना। और ये चूंकि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह। खुद भी बना के दे सकते हैं। और आप बना के दे दो खुद भी अपने स्तर पे। अभ्यास के लिए जो शिक्षक गतिविधि करा के जितना अच्छा अभ्यास करा देगा, अभ्यास का मतलब ये नहीं कि 50 दिन अभ्यास कराएंगे। अभ्यास का मतलब ये कि उसको उसका परफेक्शन आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और इसके लिए आप स्वयं बना करके दे सकते हैं। दिए गए उदाहरण, अब यहां एक आपको गतिविधि करनी है। दिए गए उदाहरण के अनुसार अपने विषय के किसी भी एक दक्षता के आधार पर 1 सप्ताह की कक्षागत प्लस गृह आधारित शिक्षण योजना बना लें। और इसके लिए सीएससी 30 मिनट का समय दे दें वहीं शिक्षकों को, बनाइए। यदि आप समक्ष में चर्चा कर रहे हैं तो, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये टास्क दे दीजिएगा भाई, ये करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और आप चेक भी करें। शिक्षण योजना निर्माण के लिए टेम्पलेट इसमें दिया है। सप्ताह हेतु निर्धारित दक्षताएं, कौन कौन सी दक्षता आप उस सप्ताह में काम करेंगे। कक्षागत शिक्षण द्वितीय दिन हेतु वर्कशीट अभ्यास क्या होगा, गृह आधारित वर्कशीट अभ्यास क्या होगा। कक्षागत शिक्षण प्रथम दिन हेतु वर्कशीट का अभ्यास इसमें कुछ चेंज तो नहीं है, प्रथम दिन पहले आएगा, द्वितीय दिन बाद में आएगा, थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रथम दिन क्या हुआ उसको देखो, कक्षा में क्या किया, घर पे क्या करवाया, घर पे जो किया उसको चेक किया, यदि ठीक किया शाबाशी दी, एक अभ्यास और दे दिया और फिर कक्षा वाला अभ्यास करा दिया। तो ऐसे उसका एक तो अभ्यास के अवसर बढ़ाते जाएं। और कक्षागत शिक्षण प्रतिदिन हेतु वर्कशीट कौन सी होगी, क्योंकि अब वो मान लीजिए 6 दिन स्कूल लग रहा है तो एक बच्चा 3 दिन आएगा 50% के हिसाब से। अब यहां ये कंडीशन अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ विद्यालय में कुछ बच्चे आधी संख्या में ही आ रहे हैं तो वही बच्चे रोज आएंगे। तो प्लान आप उस तरीके से बना लें, क्योंकि आधी संख्या क्यों कही गई है, इसलिए नहीं कि आ जाएं 10 आ गए तो हम 5 भगा दें, 10 आ गए तो 10 को पढ़ाएं, पर कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें कि वो उतनी दूरी पर बैठ करके मास्क लगा करके वो काम कर सके, इसलिए आधी संख्या की बात कही गई है। विद्यार्थियों की प्रगति मापने हेतु आकलन प्रक्रिया, इस पे आप सब जानते हैं, हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। लर्निंग ट्रैकर आपको उपयोग करने के लिए दिया गया है। अब ट्रैकर का मतलब क्या है, ट्रैकर आपकी सुविधा के लिए दिया है, शिक्षक की सुविधा के लिए ट्रैकर है। एक बार बच्चे का नाम लिख लिया और बेसलाइन में नोट कर लिया है कि वो किस स्तर पर है। अब यहां ट्रैकर में क्या किया, हमारे विशेषज्ञों ने थोड़ा सा अंतर कर दिया उसमें। आप कहोगे कि हमें चैलेंज मिल गया, ये आपकी सुविधा की है, क्योंकि भाषा के जो शिक्षण होता है वो कौशल आधारित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
तो उसकी ट्रैकिंग भी उन्हीं कौशलों के आधार पे होती है। और जो इस ट्रैकर को समझ के और गतिविधियों के अनुसार काम करके उसको ट्रैकिंग कर लेगा टीचर, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जाएगा। अब मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, पर इन लोगों के साथ काम करते करते कुछ सीख गया हूं। अब मुझे भी पहले पता नहीं था कि भाषा सीखने के सिद्धांत क्या है। इन्होंने इतनी बार चर्चा में लाए, इतनी बार चर्चा में लाए कि मुझे भी याद हो गया। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब सुनने में भी दो बातें कह देते हैं ये, सामान्य सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना। पढ़ने में भी बात है कि एक बार पढ़ना और पढ़ के समझना, इसीलिए तो इनको विशेषज्ञ कहते हैं भाई। तो इसको आप समझ लें, इसके आधार पे आपको काम करना होगा। जांच कब करना है, ये नहीं कि रोज हर दिन लेके एक ही बच्चे को लेके बैठ गए कि चल कल ये सिखाया था, आज बता क्या है। उसको अभ्यास का अवसर दें, साप्ताहिक प्रोग्राम बना लें, जो आपको निर्देश है उसके हिसाब से कर लें। पर एक बच्चे को भाई परीक्षा कब लोगे, जब तो वो तैयारी करेगा। उसको अभ्यास कराइए, गतिविधि कराइए, अभ्यास कराइए और फिर परीक्षा ले लीजिए। और अभ्यास भी कहां, कक्षा में और घर पे। नेक्स्ट, अब ये देख लीजिए भरा हुआ ट्रैकर बता भी दिया इन्होंने कि ईला जो है अंकुर समूह में है, कक्षा 3 में थी। 15 जून को इसको सुनने बोलने में किसी कहानी और क्या लिखा भाई, थोड़ा सा कविता या चित्र आदि को समझकर उस पर सरल चर्चा करना आता था। कहानी को देखा या उसको चित्र देखा कि इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। जैसे अब उसमें आपको दिया है ना, प्रयास में एक चित्र दे दिया। अब किसी ने कहा कि साहब इसमें चित्र में दिया, इसकी कहानी तो दी नहीं, पर चित्र क्यों दिया है। कहानी दे देते तो चित्र में जो दिख रहा है उसकी व्याख्या आप कैसे करते। तो चित्र में जो दिख रहा है उसको देखना है। तो बच्चा यदि कर लेता है तो इन्होंने टिक किया। अब इसको गतिविधि कराई, 10 दिन बाद इन्होंने 25 जून को फिर देखा कि ये कहां है, तो वो अक्षर स्तर पे आ गई थी, पढ़ना स्तर पे आ गई थी। वो सुनना बोलना ठीक हो गया उसका, फिर वो अक्षर में आ गई 25 जून को। 25 जून के बाद फिर उसको देखो कि अगला स्तर क्या था। बाद में पता चला कि वो मामा के घर चली गई, स्कूल ही नहीं आई। और जो डीका है वो अंकुर में थी। 17 जून को जो 4-5 वाक्य बोलना, अपने मित्र परिवार के बारे में बताना कि मेरे घर में कौन कौन है, मेरे दोस्त कौन कौन है, उनका ये नाम है, मैं उसके साथ खेलता हूं, खेलती हूं, चर्चा कर लेती है, वो वहां थी। फिर उसको 5 जुलाई को देखा तो वो बिना मात्रा वाले 10-12 शब्द पढ़ना सीख गई। अब 10-12 शब्द सीख गई मतलब ये कि वो वहां तक की चीज करना उसको आ गया। फिर आ गया, आगे देखा उसको, तो 15 जुलाई को वो अर्थपूर्ण बिना मात्रा वाले 10-12 शब्द लिखना सीख गई। अर्थपूर्ण मतलब जो भी शब्द लिखे सार्थक हो। ठीक है, तो इस आधार पे ट्रैकिंग आपको करनी है और ये बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से तैयार की गई है। इसको आप ये ना समझे कि भजन है ये, इसके आधार पे करेंगे ना तो आपके हर बच्चे की ट्रैकिंग प्रॉपर हो जाएगी। और एक बार मेहनत करके आपने इसके आधार पे ट्रैक कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब चर्चा करें, सीएससी साहब इस पे चर्चा करनी है। क्या आपकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दक्षता उन्नयन शिक्षण के साथ ही अपेक्षा अनुसार प्रगति नहीं कर पा रहा है? सक्सेना जी आप बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए? हमारे जन शिक्षक महोदय से निवेदन है कि बीच बीच में संवाद स्थापित करने के लिए अपने शिक्षकों से इस प्रकार के प्रश्न जो यहाँ पर उठाए गए हैं कि अगर निश्चित रूप से हर एक शाला में कभी ना कभी कुछ ना कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं जो अपनी जिनकी पेस ऑफ लर्निंग थोड़ी स्लो होती है। ऐसे बच्चों के लिए
अपन शिक्षक साथियों के बीच में ये प्रश्न छोड़ते हैं, खुला प्रश्न के रूप में छोड़ते हैं कि ऐसे इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए हम किस-किस प्रकार के समाधान खोज सकते हैं या क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं। निश्चित ही जब ये प्रश्न आप एक बड़े समूह में या अपने क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले शालाओं के बीच में, अपने शिक्षकों के बीच में रखेंगे, तो हर एक शिक्षक के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए होंगे और उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रयास में सफलता पाई होगी। और बस इस प्रकार की गतिविधियां कराने का हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे नवाचारी शिक्षकों ने जो प्रयास किए हैं, उनको अवसर दें कि वो अपने प्रयास को थोड़ा विस्तार से बताएं और ऐसे प्रयासों को हम दूसरी शालाओं में दोहराएं। साथियों, प्रशिक्षण के आधार पर सभी शिक्षक उक्त बिंदुओं का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान अगर आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही आपके प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से उस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप सफल होंगे। आगामी माह में शिक्षण प्रक्रिया को दक्षता उन्नयन पर केंद्रित रखें। जैसा कि आपको स्पष्ट है, अभी प्रारंभ में ही बात की थी कि ये जो अवधि है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दक्षता उन्नयन के लिए कार्य करना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि नैस के अंतर्गत जो कक्षा 3, 5, 8 की कक्षाएं हैं, उसके लिए जो लंच के बाद की अवधि निर्धारित की गई है, उस कार्य में उन कक्षाओं के लिए जो नैस के निर्देश हैं, उन पर कार्य करेंगे और शेष कक्षाओं में आप दक्षता उन्नयन पर काम करेंगे। आप यह भी जानते हैं कि इस दक्षता उन्नयन में बेसलाइन टेस्ट के बाद आपने 2 समूह का निर्माण कर लिया है, एक अंकुर समूह और एक तरुण समूह। अंकुर और तरुण समूह में शिक्षकों का विभाजन भी सर पूर्व में बता चुके हैं और यहाँ पर इन इन 2 समूह में आपको इस प्रकार से प्रयास करना है कि वो मूलभूत दक्षताओं को, जो कि विषयवार पृथक-पृथक हैं, जिस पर अभी हमारे विषय विशेषज्ञों ने विस्तार से चर्चा की है, उसको आप प्राप्त करें। यह चुनौती है आपके लिए और यही आपके लिए लक्ष्य भी है। सभी कालखंडों हेतु उचित लेसन प्लानिंग करें। प्लान अगर आप करेंगे, जैसा प्रारंभ में मैंने बोला था कि आपको गतिविधियों को पूर्व में पढ़ना है, उसके लिए समझना है, पढ़ना नहीं है, समझना भी है। उसके लिए आपको किस-किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्व से व्यवस्था करें। जितनी भी गतिविधियाँ कराई जानी हैं, उसमें जिस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने गतिविधि यहाँ पर बनाई हैं। इस प्रकार आप गतिविधियों की तैयारी या पूर्व में कर कर जाएँगे, तो आप बच्चों के बीच में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण में शिक्षकों से चर्चा के माध्यम से स्पष्ट करनी है कि पूर्व में गतिविधि का अध्ययन का क्या आशय है, इस क्या समझ का क्या आशय है, इसके एग्जीक्यूशन को आप किस प्रकार से ले जाएंगे। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधि वर्कशीट की निगरानी करें और उचित फीडबैक दें। यहाँ पर हमारे डॉक्टर पारिक सर ने बड़ा स्पष्ट बात करी थी आपसे कि आप यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं, जो प्रथम स्लाइड में आपसे बात की गई थी। और फैसिलिटेटर की भूमिका सहयोगकर्ता की भूमिका होती है। आप निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों के बारे में बेहतर जानते हैं कि कौन से विद्यार्थी थोड़े उनकी पेस ऑफ लर्निंग थोड़ी तेज है, कौन से विद्यार्थी थोड़ा-सा सीखने में थोड़ा धीरे सीखते हैं, ये आप जानते हैं। तो आप जब ये जानते हैं, तो इस संज्ञान को आप आधार बनाएँ कि आपको किन विद्यार्थियों के बीच में अधिक से अधिक सहायता देनी है और कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्वयं के स्तर पर कम निर्देशों में आपकी बात को समझ जाएँगे। भले ही वो एक अंकुर समूह में ही बच्चे हों, लेकिन उसमें भी बच्चे अलग-अलग स्तर से सीखने वाले, अलग-अलग पेस ऑफ लर्निंग वाले बच्चे होंगे। तो यहाँ पर उन बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षक को यह समझना होगा कि वह किस प्रकार से किन बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें अधिक सहायता दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरे समूह को अंकुर समूह से निकाल कर उनको तरुण समूह की दक्षताओं को पूर्ण कराना हमारा लक्ष्य है। विद्यार्थी को घर से भी शिक्षण चालू रखने हेतु प्रोत्साहन करने हेतु उचित गृह कार्य दें। जैसा कि सर ने पूर्व में बताया था कि जो वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट पर आप शाला में कराएंगे, कार्य करा रहे हैं। शाला में कार्य कराने के बाद में उस वर्कशीट
अगर एक्स्ट्रा वर्कशीट नहीं है तो आप स्वयं उस प्रकार के कुछ वर्कशीट से संबंधित गतिविधियां या प्रश्नों का निर्माण करके बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं और बच्चे घर जाकर वह काम करेंगे। और जब यही हाइब्रिड मॉडल है और जब बच्चे गृह कार्य करके लेकर आएंगे तो आपको उसको चेक अनिवार्यतः करना है। और चेक करने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल उस पर गोला लगा दें, बल्कि उन त्रुटियों को सुधार की कार्यवाही भी आपके स्तर से करनी है और बच्चे संतुष्ट होना है कि हमारे जितने बच्चे हैं वह अब इस प्रकार की त्रुटि नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात उनको नेक्स्ट गतिविधि पर कार्य कराना है। साथियों, या संवाद कर स्थापित करने के लिए जन शिक्षकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर क्या आपने अपनी कक्षा में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नवाचार किया है? भ्रमण के दौरान हमने देखा है कि हमारे शिक्षक बहुत नवाचारी हैं और ऐसे शिक्षकों का नवाचार हमारे पूरे संकुल तक, जिले तक, प्रदेश तक पहुंचे ताकि अधिक से अधिक शिक्षक लाभान्वित हो सकें। ऐसे नवाचारी शिक्षकों की से संवाद स्थापित अन्य सभी शिक्षकों का करवाएं और उनके नवाचार से अन्य लोग सीखें। इसलिए यह चर्चा यहाँ पर रखी गई है। इसको आप सार्थक स्वरूप दें और ऐसे नवाचारी शिक्षकों को अपने बात कहने का मौका दें, अपनी जो उन्होंने क्रियाकलाप किए हैं उसको कहने का मौका दें और इसमें अन्य शिक्षकों से भी संवाद कराएं, उनके भी कुछ विचार आमंत्रित करें कि और उनको लागू करने पर प्रयास करें। नेक्स्ट एक चर्चा का है, 10 मिनट में आप इस बिंदु पर भी चर्चा कर सकते हैं। क्या आपने अपनी कक्षा में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत, ये हो गया सर, देखिए साथियों, यहाँ प्रशिक्षण के 2 मॉड्यूल थे। एक अकादमिक स्वरूप था जिस पर अभी चर्चा हो गई है और निश्चित रूप से अब 7 और 8 तारीख को आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे होंगे, वो उसका दूसरा चरण है। ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते समय आपको किस प्रकार ट्रेनिंग करानी है, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें किस-किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, इन सब पर मैं आदरणीय कुणाल जी से कहूँगा, निवेदन करता हूँ कि वो उस पर अपना प्रकाश डालें। थैंक यू सो मच सक्सेना जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी सक्सेना सर ने बताया कि 7 और 8 अक्टूबर को आज जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ है उसी के सेम पैटर्न पे सभी जन शिक्षकों को अपने अपने संकुल के सभी कक्षा 3 से 8 के शिक्षकों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग कर इस प्रशिक्षण का आयोजन करना है, जिससे आप शिक्षकों के साथ एक डायरेक्ट संवाद, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन स्थापित कर सकें और उनसे फीडबैक लेकर चर्चा कर सकें। तो आगे की कुछ स्लाइड्स में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कई सारे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग आयोजन किया जा सकता है। तो उसमें से कई मीटिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे लंबा मीटिंग करने के लिए उसका एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही कई मीटिंग प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहाँ पर आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए, बिना किसी तरह का पेमेंट किए फ्री में लंबी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। तो ऐसे 2 मुख्य प्लेटफॉर्म हैं, एक आपका गूगल मीट हो गया और दूसरा जियो मीट हो गया, जहां पर आप डायरेक्ट लॉगिन करके बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पेमेंट के कितने भी समय का लंबा ऑनलाइन मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि गूगल मीट और जियो मीट के माध्यम से हमें ऑनलाइन मीटिंग कैसे उसकी लिंक बनानी है, कैसे मीटिंग चालू होगी, कैसे ये लिंक सारी शिक्षकों तक पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग की हम लिंक कैसे बनाएंगे। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर जहां पर से भी आप मीटिंग शुरू करना चाह रहे हैं वहां पे आप ब्राउजर में जाके अगर आप गूगल मीट टाइप करेंगे तो आपको, जैसा कि आप पहले इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं, आपको एक वेबसाइट दिखेगी meet.google.com, जो बेसिकली गूगल मीट ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा साइन इन करने का। साइन इन करने के लिए आप सभी लोगों के पास जीमेल के ईमेल आईडी होंगे, आप उसी ईमेल का आईडी का उपयोग करके यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, साइन इन करने के लिए आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद पासवर्ड एंटर करें, आपका साइन इन हो जाएगा। जब आप साइन इन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखा जाएगा जो हरे कलर के ऐसे बक्से में होगा, उस पर लिखा होगा न्यू मीटिंग।
न्यू मीटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली वेबसाइट को बता रहे हैं कि मुझे एक नई मीटिंग चालू करनी है। न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक मीटिंग की लिंक जनरेट हो जाएगी, जिसके बगल में लिंक को कॉपी करने के लिए एक बटन दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन करना है और न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है, लिंक अपने आप जनरेट हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप हमारा जो रहता है, आप इस लिंक को ये बटन दबा के कॉपी करें और आपके जितने भी प्रतिभागी शिक्षक हैं जिनको आप इस मीटिंग से जोड़ना चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या जो भी आपके अन्य संवाद के माध्यम हैं, उसके माध्यम से यह लिंक उन शिक्षकों को भेज दें। नियत समय पर शिक्षक जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो अपने आप मीटिंग में जुड़ जाएंगे और आप मीटिंग चालू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग बनाने का तरीका। गूगल मीट, जियो मीट के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा आसान है। अगर आप प्रेफ़र करें तो आप गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जियो मीट से कंफर्टेबल हैं, आप उससे सहज हैं, तो आप जियो मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जियो मीट के लिए जो मीटिंग बनाने का प्रक्रिया है, आप जियो मीट का ऐप डाउनलोड कर लें या आप जियो मीट के वेबसाइट पर चले जाएँ। वहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, एक साइन अप का ऑप्शन रहेगा। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बेसिक जो डिटेल्स हैं, आपका नाम, सरनेम, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो कर सकते हैं, वो साइन अप विथ गूगल या साइन अप विथ फेसबुक भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, तो उसी के माध्यम से आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको दोबारा अपना नाम या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने गूगल मीट पे साइन इन कर लिया, आपने उस पे लॉगिन कर दिया, तो आपको 4 नए आइकन्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें आप तीसरा आइकन जो देखेंगे, प्लान अ मीटिंग वाला, इस वाले प्लान अ मीटिंग वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है। ये आइकन बेसिकली हमें आगे के लिए, किसी आगे के दिनांक में, आगे के समय में मीटिंग बनाने के लिए हमें सुविधा देता है। तो इस मीटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएँगे, कुछ आपसे जानकारी माँगेगा। सबसे पहले आपसे बैठक का जो नाम है, बैठक का जो एजेंडा है, उसकी जानकारी माँगेगा। आप इसको डिफ़ॉल्ट पे पड़े रहने दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, दक्षता उन्नयन हेतु शिक्षकों का उन्मुखीकरण, या जो भी बैठक का नाम है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप बैठक का दिनांक सेलेक्ट कर लें नीचे वाले ऑप्शन में। उसके बाद बैठक का आप टाइम सेलेक्ट कर लें। जैसे आपको अगर 7 तारीख को शाम 3 बजे बैठक आयोजित करनी है, तो आप दिनांक 7 और बैठक का समय शाम के 3 बजे सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद नीचे जो सेव का बटन आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले आपके पास एक मीटिंग लिंक जनरेट हो गई थी, उसी तरह आपके पास दोबारा एक मीटिंग लिंक जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं जॉइन यूआरएल करके जो लिंक है, ये आपकी मीटिंग लिंक है। आप पुराने लिंक पे जैसा हमने चर्चा की थी, उसी आधार पर इस लिंक को कॉपी कर लें और सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से यह लिंक भेज दें। जो भी नियत समय है, नियत बैठक का दिनांक है, उस दिनांक और उस समय पर जैसे ही शिक्षक इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो अपने आप बैठक में वो लोग जॉइन कर लेंगे और आप बैठक चालू कर सकते हैं। तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं जिसमें डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे आपको मीटिंग की लिंक बनानी है, कैसे आपको लिंक शुरू करनी है, ये सारी स्लाइड्स आपको जो उन्मुखीकरण प्रेजेंटेशन है उसके साथ-साथ भेज दी जाएँगी। आप इन स्लाइड के माध्यम से दोबारा एक बार देख सकते हैं यदि आपको कहीं कोई डाउट्स हैं, कहीं कोई शंकाएँ हैं, तो ये स्लाइड देख के आप दोबारा मीटिंग लिंक जनरेट करना सीख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है, तो अपने ब्लॉक ऑफिस में या अपने ज़िला ऑफिस में जो एमआईएस प्रोग्रामर हैं, आप उनसे संपर्क करें और उनसे संपर्क करके आप समझ सकते हैं कि कैसे मीटिंग लिंक हमें जनरेट करनी है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय उस्मान जी से निवेदन करूँगा कि बैठक का सर आगे समापन क्या? करें। क्लोज करें। अब आप बात कर, समाप्त कर दीजिए। साथियों, जैसा कि आपने आज विस्तार से दक्षता उन्नयन के संबंध में ओरिएंटेशन सीएससी स्तर से कैसे किया जाना है, बीएससी एपीसी डाइट को कैसे सपोर्ट करना है, क्यों करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य भी बता दिया है, कैसे करना है ये बता दिया है। ये पीपीटी हम आपको शेयर भी कर देंगे। इसमें से चूंकि इतनी संवाद के बाद
इसके बाद आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। आपको ऑनलाइन कैसे मीटिंग, अपनी लिंक जनरेट करना है जो फ्री का मतलब ऐप है, उस पे जा करके उसको यूज करना है। जो सिक्योर्ड ऐप है वही सजेस्ट किए हैं और उसका आप उपयोग करें। अपने साथियों से संवाद करने का तरीका सीएससीज के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। यदि आपने करना सीख लिया ना, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी यहीं से हल हो जाएंगी। शिक्षकों से लाइव संवाद होगा और ये जरूरी नहीं हम रोज करें, सप्ताह में एक बार हम इसके आधार पर चर्चा भी कर सकते हैं अर्जेंट मीटिंग्स में। तो इसको समझें और पुनः आपसे कहूंगा दक्षता उन्नयन को बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि हम जो आपको चीजें देते हैं उसके पीछे बहुत विचार मंथन होता है, तब जाकर के हम ये मटेरियल आप तक भेजते हैं और इसका एक अपना महत्व है। और जिन शिक्षकों ने इसके अनुसार काम किया है उनके परिणाम देखेंगे आप, बहुत तेजी से बदलते हैं। बच्चों में एक अलग तरीके से सीखने का जोश आ जाता है। तो इन सारी चीजों को आप गंभीरता से, पीपीटी हम आपको शेयर कर रहे हैं, उसको देख लें और देखने के बाद अपने संकुल की तैयारी करें, शिक्षकों को सूचित करें। कोशिश ये करिएगा कि नेस की तैयारी का समय अपना बचा के रखें और इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि नेस पर अभी 12 नवंबर तक कोई समझौता नहीं करना है। उसका अभ्यास बच्चों को प्रतिदिन कराना ही है, पर पहले खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तो आप सही ढंग से अपनी बातों को अपने साथियों तक पहुंचा पाएंगे और उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस तरीके से समझाते हैं और आप उनकी समस्याओं को कैसे लेते हैं। वन वे नहीं होता, ये टू वे होता है, एक्सचेंज। और यहां मेंटरिंग का रोल है, इंस्पेक्टर का रोल नहीं है सीएससी का। फिर कह रहा हूं, सीखना सिखाना एक मेंटल प्रोसेस है, ये डंडे से नहीं होती। क्योंकि जब तक आप डंडा चलाओगे तो डर के कारण वैसे ही नहीं सीख पाएगा कोई। वो आपसे कुछ का कुछ बताएगा, आप उसकी सही बात तक नहीं पहुंच पाओगे और फिर परिणाम इसीलिए हमारे ठीक नहीं होते। तो आपको संवाद रखना है, टेक्निकल बनिए, टेक्निक्स को यूज कीजिए और अपने संवाद को करिए। आप सबको शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि अब आगे उस्मान जी इसको ब्रीफ करें। थैंक यू सर। सभी साथियों, जैसा कि आदरणीय पारिक साहब ने आप लोगों के सामने पूरा, और कुणाल जी ने, सक्सेना जी ने, लोकेश जी और गुप्ता जी ने दक्षता उन्नयन के संबंध में पूरा कि क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से स्थितियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सारा कुछ आप जानते हैं कि हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो निचले लेवल के हैं, जिनके लिए हम सारे लोग अधिकृत हैं, उन्हीं के लिए सब लगे हुए हैं। तो मैं सभी हमारे जो साथी, शिक्षक साथी हैं, जन शिक्षक हैं, डीपीसी महोदय हैं, मैं जन शिक्षक महोदय से कहूँगा कि जो शिक्षक कतिपय कारणों से लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, तो यूट्यूब में उनको पूरा जो डिस्कशन चला, पूरा प्रेजेंटेशन चला, उसके बारे में उनको अवगत करा दें और वो पूरी तरीके से उसको समझ लें। और जैसा कि पारिक साहब ने कहा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को ले जाना है, उस हिसाब से ले जाएं। पुनः आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं।